जिसमें कि नॉलेज और इंसाइट्स को हम अच्छे से शेयर करेंगे। इसमें आप सबका स्वागत है। मैं गुजारिश करूंगा अपने गणमान्य अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री मिश्रा जी, श्री अतुल गुप्ता जी, आलोक रंजन जी, जस्टिस एस.सी. वर्मा साहब, गोपाल सिन्हा जी, शरद प्रधान जी, आप लोग सब लोग आए और ताजों की गड़गड़ाहट से आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप स्वागत करें। जैसा कि हमें मालूम है कि वी हैव गैदर्ड हियर टू वेलकम आवर न्यू चेयरमैन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी एज द चीफ सेक्रेटरी। बीइंग द होस्ट हमारे लिए हमेशा एक समस्या रहती है कि किसी न किसी पोएटिक लाइन से या किसी शेर को कह के स्वागत किया जाए। तो मैंने थोड़ी बहुत सर्च के बाद गालिब साहब का एक शेर निकाला कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यहाँ पे घर नहीं है, क्लब है, क्लब ऑफ लखनऊ है और कभी हम उनको कभी अपने क्लब को देखते हैं। हालांकि क्लब भी घर जैसा है। अब ये जो समस्या है कि शेर याद किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है हम जैसे होस्ट के लिए। और मुझे किस्सा याद आ रहा है कि अक्सर हम लोग को एक दो शेर रख लेने चाहिए, ये काम आते हैं ऐसे में। तो एक किस्सा ये याद आ रहा है कि एक नेताजी थे, उनको 2-3 शेर याद थे और उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया गया। वो कार्यक्रम था परिवार नियोजन पर। तो उन्होंने अपनी स्पीच दी और स्पीच देने के बाद जैसे उनकी आदत थी, उन्होंने एक शेर सुना दिया। वो शेर कुछ यूं था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब परिवार नियोजन में ऐसे शेर की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुना दिया। खैर, अब मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करता हूं और सबसे पहले सर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आपको मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप मंच पे अपना स्थान लें। सर के बारे में अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, पर जो बेसिक चीज मैं बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के तो हैं ही सर। बहुत सारी मेट्रोज में सर का इतना योगदान है कि वो चली रही, इसलिए कि सर ने वो इनिशिएटिव लिए। He's done his graduation from IIT Kanpur in electrical engineering. He also holds an MBA degree in international business from the University of Western Sydney और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जोरदार तालियों के साथ सबका
I also have the privilege of welcoming श्री आलोक वेल्थ। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अतुल गुप्ता जी को, जो कि बहुत एमिनेंट ब्यूरोक्रेट हैं, हम सब उनको जानते हैं और सर भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। जब मंच पे तीन चीफ सेक्रेटरीज हो तो मंच को तालियां तो मिलनी ही चाहिए। और जैसा कि सरकार में आमतौर पर इसका एब्रिविएशन यूज किया जाता है CS, तो आमतौर पे तो मुझे कॉम्प्लेक्स आ जाए इतने बड़े गणमान्य व्यक्तियों के सामने, पर मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हो पा रहा हूं कि मेरा नाम भी CS है, CS वर्मा। और अब मैं इनवाइट करता हूं, यहाँ पे CS को हम थोड़ा पलटेंगे और SC कर देंगे। हम जस्टिस SC वर्मा साहब को, जो कि भूतपूर्व लोकायुक्त रहे हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। आइए, बिना किसी विलंब के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं श्री गोपाल सिन्हा जी को, जो कि हमारे क्लब के बारे में बताएंगे। गोपाल सिन्हा जी, आप आइए। और मैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे क्लब के सेक्रेटरी जनरल गोपाल सिन्हा जी हैं और वाइस चेयरमैन शरद प्रधान जी, जो कि हमारे सामने उपस्थित हैं। इनका भी तालियां बजा के स्वागत करिए। जो एक चीज करके गोपाल सिन्हा जी ने मुझे रिमाइंड किया, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दी यूपी गवर्नमेंट श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को पुष्प गुच्छ देके बुके देके, गोपाल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा। अच्छा, अतुल गुप्ता जी, सर आपसे आग्रह है कि आप सर का स्वागत करें। और मैं श्री आलोक रंजन जी से आग्रह करूंगा कि सर को ये मोमेंटो भी गिफ्ट करें। थैंक यू सो मच सर। तो गोपाल जी, मैं आपका नाम भुला चुका हूं, एक बार फिर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आके क्लब की गतिविधियों के बारे में हमें बताएं। नमस्कार। आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन यह है कि आज हमारे बीच में हमारे चेयरमैन आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के, अपने बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम से निकाल के हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग जब से आर के तिवारी जी 31 मार्च को रिटायर हुए हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारे परंपरा रही है, हैज बीन आवर कन्वेंशन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी हैज ऑलवेज बीन द चेयरमैन ऑफ क्लब। तो फिर आपसे बात की गई और आप इस बात के लिए आपने स्वीकृति दी, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत बिजी है, इसलिए आज आपको टाइम मिला, हमारे बीच में है। सबसे पहले हम आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि, और मुझे पूरी आशा है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा ये क्लब अपनी एक्टिविटीज को बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाएगा। क्योंकि आज हमारे बीच में आप पहली बार आए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे क्लब की जो पिछली एक्टिविटीज हैं पिछले साल की, उसका मैं आपसे कम से कम शेयर कर लूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस क्लब ऑफ लखनऊ की शुरुआत 1993 में हुई थी, जबकि हमारे आदरणीय TSR सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो इसके पहले चेयरमैन थे। और ये जो क्लब की स्थापना हुई वो थी श्री RN भार्गव साहब का ब्रेन चाइल्ड था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस समय इस बात को माना कि ऐसा क्लब हम लोग के बीच में होना चाहिए। और एक खासियत थी कि इस क्लब की ना तो कोई बिल्डिंग है, ना कोई ऑफिस है, बस आप सब लोग हैं, यही बुनियाद है इस क्लब की। तो लेकिन फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हमारे RN भार्गव साहब लगातार इसको सींचते रहे अपने ऊर्जा से। एक 85 साल का आदमी भी इस उम्र में इतना सक्रिय था, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले वर्ष जब 2 जनवरी उनका जन्मदिन था, उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस ली और हम सबको छोड़ के अचानक चले गए। सबके लिए बहुत दुख की बात थी और हमारे क्लब भी बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। फिर अप्रैल में लगा कुछ लोगों को
कि भार्गव साहब की जो ये पौधा इतना बड़ा हो गया है उसको कैसे छोड़ दें। फिर जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, अतुल गुप्ता साहब, शरद प्रधान जी और बहुत से लोग, उन सब ने मुझे बुलाया और मुझको ये दायित्व दिया। हालांकि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं समझ रहा था जितना भार्गव साहब ने इसको सींचा था। जो ऊर्जा इस उम्र में उनके साथ थी, मैं बहुत घबराया था, लेकिन इन लोगों ने मेरी हिम्मत बधाई और मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने के बाद, ये बात थी अप्रैल 2022 की, लेकिन कुछ कारण बहुत सारे थे। जब मैंने इस बात को हाँ करी तो मेरे सामने कुछ नहीं था। भार्गव साहब की और डेथ के उस बीच में करीब 3-4 महीने गुजर गए थे और कुछ ऐसा था कि कोई ऑफिस था नहीं। तो भार्गव साहब जिसके मालिक थे इकोमैन कंपनी के, वो भी इन्होंने इस बीच में अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने सेल कर दी थी। तो जब उनके, जहां उनके घर पे वो रहते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक क्लब ऑफ लखनऊ का नाम था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो चलने के कुछ दिन पहले श्वेता श्रीवास्तव, जो अभी हमारे बीच में आज भी हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हमारे ऑफिस को देख रही है, क्लब ऑफ लखनऊ का जो सो कॉल्ड ऑफिस है, बिना ढांचे का जो ऑफिस है, ये थी। तो इसके पास कुछ कागज मिले। तो शरद प्रधान जी, मैं बिल्कुल मायूस हो गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे, कुछ है ही नहीं। बैंक वाला कहता है ये कागज लाइए, और भी कहीं पर भी जाइए, कोई कागज ही नहीं था। तो शरद प्रधान जी ने मेरी हिम्मत बधाई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जो भी थोड़े बहुत कागज मिले उसको बटोरना शुरू किया हम लोगों ने, और फिर धीरे धीरे हिम्मत थी, भार्गव साहब को उनसे प्रेरणा लेते रहे, और धीरे जो कागज मिले तो हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। बैंक अकाउंट ऑपरेट हुआ। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग कुछ करें। तो अतुल गुप्ता साहब और रंजन जी, मैं इसलिए बार बार नाम लूंगा इनका, क्योंकि इन लोग की ऐसी एक पीछे फोर्स थी कि नहीं करो, तुम कर सकते हो इसको। तो पहला फंक्शन 14 अक्टूबर 2022 को इस क्लब लखनऊ का रिज्यूम हुआ, और हम लोगों ने आप सबकी जो इच्छा थी उसके हिसाब से दास्तान गोई कार्यक्रम रखा। हिमांशु वाजपेयी गोल्फ क्लब में कार्यक्रम हुआ था, बहुत एक अच्छी तरह से संपन्न हुआ कार्यक्रम। हमारे मेंबर्स उसमें बहुत आए थे, सबने बहुत उत्साह बढ़ाया। फिर वो प्रोग्राम के बाद फिर वही दिक्कतें आ रही थी, जो हम लोग बहुत कुछ आगे नहीं कर पा रहे थे। फिर आगे आर के तिवारी जी ने हम लोग का बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम होना चाहिए, अभी अक्टूबर में क्या एक और प्रोग्राम करो। तो फिर जनवरी में हम लोगों ने 22 जनवरी 2023 को जो हमारे हिंदुस्तान क्या पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल के बहुत मशहूर शायर हैं कुलबीर सिंह साहब, उनको हम लोगों ने बुलाया। उनके साथ हमारे लखनऊ के कुछ शायर थे, जिसमें चंद्रशेखर वर्मा भी थे, मनीष शुक्ला थे, और भी हमारे लखनऊ के थे। तो इसी हॉल में हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से फिर वही बात शुरुआत होगी, जो हमारे पास टुकड़े थे। पता लगा कि ऑडिट होना चाहिए अकाउंट्स का, बैंक वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर सोसाइटी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां से ऑब्जेक्शन आ गया। कागज हम लोग के पास, हम लोग सिर्फ बटोर रहे थे, यहां से मिले वहां से मिले। लेकिन फिर भी आप सब लोगों की जो गुड विशेष है हम लोग के साथ, और जो भार्गव साहब का आशीर्वाद है हम लोगों के लिए, उससे दिक्कतें आती हैं लेकिन वो सॉल्व हो जाती हैं। अभी भी हम दिक्कतों से उलझ रहे हैं, लेकिन इसी उलझनों के बीच में जब हमको ये पता लगा कि हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय दुर्गाशंकर मिश्र जी, उन्होंने चेयरमैन के लिए स्वीकृति दे दी है और हमारे बीच में आने के तैयार हैं, तो उन्होंने तुरंत आज की ये मीटिंग अरेंज करी। और आज हम अभी कुछ देर में उनको सुनेंगे। आप बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आपके पास बहुत ही समृद्ध एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए। आपने राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल इंपॉर्टेंस की बहुत ही बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट्स में आपने कंट्रीब्यूट किया है। कैसे क्या दिक्कतें रही वो सब हम लोग सुनेंगे, और हमारे माध्यम से जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं निश्चित तौर पर उन तक बात पहुंचेगी। अभी हम उनको कुछ देर में सुनेंगे, लेकिन चूंकि मैं सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आज सब बैठे हुए हैं, कुछ बातें और भी शेयर करना चाह रहा हूं। उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि एक जो आप जानते हैं कि क्लब है, फॉर्मेलिटीज होनी होती हैं। हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें मैं हूं, प्रधान जी हैं, मुजम्मिल हसन साहब हैं, सुमेर अग्रवाल जी हैं, वीपी सिंह साहब हैं, सीएम नौटियाल जी हैं, इस तरह से और भी हमारे साथी लोग हैं, इसमें 7-8 लोग हैं। तो उसमें डॉक्टर पी के सेठ भी हैं, एक के सतपति जी भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे डॉक्टर पी के सेठ जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, वो दिसंबर में उन्होंने अंतिम सांस लेनी, बीमार थे वो। उसके बाद के सतपति साहब लखनऊ छोड़ के नोएडा चले गए।
तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन आप सबके सहयोग से हम लोग ने सलाह मशवरा करके उसकी जगह पर इंजीनियर एस.के. वर्मा और कर्नल फसी साहब को उसमें मैनेजमेंट कमेटी में लिया हमने। तो जो इस साल की जो कमेटी है, चूंकि तिवारी साहब चेयरमैन हमारे रिटायर हो गए हैं, तो इसमें जो पिछले साल की जो कमेटी थी उसमें थे मैं आर.के. तिवारी साहब चेयरमैन थे, मैं सेक्रेटरी जनरल गोपाल सिन्हा, मुजम्मिल हसन साहब, शरद प्रधान जी, सुमेर अग्रवाल जी, वीपी सिंह जी, एम.एस. गुलाटी जी और इनके साथ डॉक्टर सी.एम. नौटियाल, के.एल. सप्तरी और डॉक्टर पी.के. सेठ। जैसा मैंने बताया कि ये लोग इस समय हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। अब चूंकि हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, तो अब जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आज से जो कमेटी हमारी है उसमें हमारे आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो चीफ सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन, मैं स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गोपाल सिन्हा सेक्रेटरी जनरल, शरद प्रधान जी, मुजम्मिल हसन साहब, सुमेर अग्रवाल जी, वीपी सिंह, एम.एस. गुलाटी जी और साथ में डॉक्टर सी.एम. नौटियाल, कर्नल फसी अहमद और एस.के. वर्मा जी। और एक चीज मैं और प्रपोज करता हूं कि हमारे अतुल गुप्ता साहब और रंजन जी बहुत सपोर्ट देते रहे हैं, तो अगर आप सबकी अनुमति है तो मैं चाहूंगा कि हम इनको आज से अपने सीनियर पैटर्न के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति चाहते हैं। एस.सी. वर्मा साहब का हमेशा हमारे साथ नहीं, लखनऊ की जितनी भी चाहे साहित्यिक गतिविधियां हो, कला गतिविधियां हो, आपका हमेशा एक वृहद हाथ रहता है। तो आपको भी हम चाहेंगे कि आप भी हमारे पैटर्न के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करें। तो और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस बीच में कोशिश करके हमने जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो 21-22 था, जो भार्गव साहब का समय था, उसके तैयार हो गए हैं। जो पिछला साल था 22-23 उसका तैयारी चल रही है और हम लोग बीच बीच में इनकम टैक्स की लायबिलिटी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू कि उसको हम 12A के हम उसके माध्यम से उसका एग्जम्पशन सीख करते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और मुझे लगता है कि जो भी मैंने अभी आपके सामने मैनेजमेंट कमेटी बताई है उस सभी में आपका अनुमोदन होगा। मेरी जो रिपोर्ट है इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों के साथ इसका अनुमोदन कर दें, ताकि मुझे लगे कि अब तक जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, मुझे लग रहा था कि बीच में ऐसा कुछ टिप्पणियां हुई थी कि शायद पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है आप सबका सहयोग बना रहेगा और हम लोग और तेजी से काम करेंगे। और मैं प्रपोज करता हूं कि अब आने वाले समय में हम शायद हर महीने मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इसके करीब 165 प्रोग्राम हो चुके हैं 1993 से अब तक, और उसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मतलब आप अपने सोसाइटी का कोई भी आप ले ले, कोई स्पेशलिस्ट, उसने यहां पर आके अपना प्रेजेंटेशन दिया है या अपने टॉक दी है। और यही नहीं, हम लोगों ने लिटरेरी प्रोग्राम्स किए हैं, हम लोगों ने कल्चर प्रोग्राम्स किए हैं, कवि सम्मेलन किया है, मुशायरा किया है, हम लोगों ने डांस प्रोग्राम्स किए हैं, हम लोगों ने एक गीतों की भरी शाम भी ऑर्गेनाइज करी है। तो सब कुछ कोशिश करी हम लोगों ने कि हम लोग हर विधा को चुने इस क्लब ऑफ लखनऊ के माध्यम से। और मैं बस अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस सभी पे आप सभी का अनुमोदन है। धन्यवाद। बहुत एक्टिव हैं, बहुत सपोर्ट मिलता रहा है। साधना अग्रवाल जी आइए। हाँ, आप सब लोग का अगर आप सब लोग ओके कर रहे हैं, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है और बाकी सजेशन आया है, हम लोग क्षमा मांगते हैं, ये बात चूक हो गई। एक महिला का तो सशक्तिकरण की बात है, आपका साथ चाहिए हमको, और वैसे आप हमेशा हम लोग की मदद करती रही है। और आपके जो पतिदेव हैं उमेश अग्रवाल जी, आपकी परमिशन चाहिए पहले क्योंकि आप हमेशा आप ही रहते हैं साथ में। अच्छा सर, आपकी परमिशन नहीं चाहिए, हो गया। सीखना चाहता हूं कि रंगमंच में किस तरह से आप कलाकार की तरह काम करते हैं। मुझे भी कभी कभी अभिनय करने का मौका मिलता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे पकड़ लेती है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे ले चलता हूं और आग्रह करता हूं श्री आलोक रंजन जी से कि वो कुछ अपनी इंसाइट्स हम लोग के साथ साझा करें। सर। क्लब ऑफ लखनऊ के चेयरमैन और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अतुल गुप्ता सर, एस.सी. वर्मा सर, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एंड मेंबर्स जो हैं क्लब के, लेडीज एंड जेंटलमैन,
मुझे हम लोग तो यहाँ आए दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी को सुनने और उनका एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनने। वी आर वेटिंग फॉर हिम, इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ। केवल ये कहना चाहूंगा कि क्लब ऑफ लखनऊ से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। नाउ मोर देन 15 इयर्स जब से मेरा संबंध रहा है। जब मैं प्रमुख सचिव था तभी से मैं भार्गव साहब मेरे पास आए थे, मुझे उसका मेंबर बनाया और मुझे उनको बुलाते थे मुझे मीटिंग्स में। तो मैंने पाया है कि इट हैज बीन अ वेरी एक्टिव क्लब और बहुत अच्छी गतिविधियां यहाँ रही हैं। और जैसे मैं बताया 165 टॉक सेशंस हो चुके हैं, तो अलग अलग विषयों पर यहाँ बात होती रही। और मैंने पाया एज एपीसी भी मैंने इसमें भाग लिया और एज जब चीफ सेक्रेटरी रहा तब भी मैंने इसके जहां तक हो सका प्रोग्राम्स भी अटेंड किए। और भार्गव साहब जब आते थे तो मैं उनको समय भी देता था, बड़े मेटिकुलस थे। आज के दिन आपको भार्गव साहब को जरूर याद करेंगे कि वॉज अ वेरी मेटिकुलस पर्सन। और टाइम लेके आते थे मुझसे कि सर आई नीड 5 मिनट्स, और मैं उनको 5 मिनट्स की बात कहता तो 5 ही मिनट लेते थे। और वो एक कागज में पूरा एजेंडा टाइप करके लेके आते थे, 4-5 पॉइंट, और उसको टिक करते जाते थे और कहते हो गया सर इट इज डन, और चले जाते। वो वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि ज्यादा टाइम न ले, ज्यादा वो ना करें। वेरी सिस्टमैटिक, वेरी मेटिकुलस। और उन्होंने अपने उस जोश से, अपने इस मेथोडोलॉजी से इस पूरे क्लब को उन्होंने बिल्डअप किया जो आज इस लेवल पे ही आया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अभी दुर्गा शंकर मिश्रा जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्लब के कभी किसी क्लब में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, क्लबिंग में बिलीव नहीं करता। तो हमने यही कहा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लब है। दिस मे बी इट्स अ मिसनोमर, कॉल इट अ क्लब ऑफ लखनऊ, लेकिन ये क्लब ऐसा नहीं है, एक तरीके का इंटेलेक्चुअल फोरम है जहाँ काफी कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं, बातें होती हैं अलग अलग विषयों पर। बहुत अच्छी अच्छी बातें, स्पीकर्स आए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने आपसे बोला है, और बहुत अच्छा विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है। तो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट फोरम। और कभी कई बार कहती ऐसे भी सुझाव जो निकल के आए जो सरकार को मदद भी करते हैं इन पॉलिसी मेकिंग एंड अदरवाइज। एक व्यू पॉइंट देते हैं सिटीजन का, क्या व्यू पॉइंट है सिटीजन का वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स में, ये बाकी चीजों में। तो ये टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इस सारा मैं और समय नहीं दूंगा। स्वागत है दुर्गा शंकर मिश्रा का। एक तो जरूर कह दो, I have worked with him. He has worked. He took over as principal secretary नगर विकास, इन्होंने चार्ज मुझसे लिया था। बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही डायनामिक ऑफिसर है। और he was secretary urban development government of India for a long time, और मैं भी इधर चीफ सेक्रेटरी था उस समय। और ये लखनऊ मेट्रो आई, सब आई, तो पूरा इन्हीं के साथ हमारा संबंध रहता था। श्री धनन जी को हम लोग जानते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बट he is also the metro man of India, because जितनी मेट्रो की पॉलिसीज हैं जो भी है, मोबिलिटी प्लान, वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, पूरा जब जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इन्हीं के द्वारा जारी की गई है, कैबिनेट से अप्रूव करा के लागू की गई है और इंप्लीमेंट की गई है। एंड द पूरा मेट्रो का जो मूवमेंट है ऑल ओवर द कंट्री, आई थिंक वी शुड गिव हिम ड्यू क्रेडिट फॉर दैट, बिकॉज़ ही हैज बीन रिस्पांसिबल। और दूसरा जो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नई पार्लियामेंट वाला है, सेंट्रल विस्टा, वो भी आपकी देखरेख में ही हुआ है। दैट्स अनदर मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट जो कि लागू हुआ है। दीस आर जस्ट 2 थिंग्स टू मेंशन, बाकी स्वयं अपने आप बताएंगे। तो वेलकम इनको करता हूं मैं अपनी तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से भी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अतुल गुप्ता जी को कि वो अपने विचार साझा करें। जैसा मैंने बताया कि आलोक रंजन जी और अतुल गुप्ता जी हमारे साथ एक पेट्रन के साथ की तरह जुड़े रहे हैं। आज तो आपने फॉर्मली अनाउंस भी कर दिया, तो आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सर आइए। धन्यवाद। क्लब ऑफ लखनऊ के चेयरमैन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मेरे सहयोगी रहे आलोक रंजन जी, और जस्टिस एस सी वर्मा, जिनके लिए मैं कहता हूं कि वो लखनऊ की शान है। और ये क्लब ऑफ लखनऊ के लिए बड़े गौरव की बात है कि वो इतने क्लोजली इस क्लब से जुड़े रहे हैं और सदैव उसके मीटिंग में भाग लेते रहे हैं। मैं 2 मिनट जरूर लूंगा, और मैं इस क्लब के बारे में, ये कैसे ये और सोशल क्लब से फर्क है और क्यों इसको, ये मैं खास तौर से डीएस मिश्रा से कह रहा हूँ, इसको आपके पर्सनल अटेंशन की और गाइडेंस की जरूरत है। ये क्लब जो है, जैसा आलोक ने भी कहा, ये अन्य क्लब्स की तरह से नहीं है। ये दिस इज अ प्लेस ऑफ इंटरेक्शन ऑन मेनी इश्यूज। आई कैन रिमेम्बर, वी हैव हैड डिस्कशंस ऑन several issues, social issues. I remember there was a girl, young lady in their 30s probably, who was working with
children in distress and they were living in the station, लखनऊ स्टेशन। उनसे कैसे उसने इंटरेक्ट किया, कैसे उनको देखा, क्या देखभाल की, कैसे, तो वो सब इश्यूज आए थे उसमें। विमेन एम्पावरमेंट पे भी यहाँ पे चर्चा हुई है। और राकेश मित्तल जी जब थे तो उन्होंने पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के बारे में काफी अच्छी चर्चाएं की थी। कल्चरल तो हमारा स्पोर्ट रहा है बड़ा, जिसमें कि प्रोग्राम्स, लाइव प्रोग्राम्स भी रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हैं, उनको भी हमने सुना है। गवर्नेंस पे भी बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई है। मुझे याद है कि एस.आर. सुब्रमण्यम साहब ऑफ ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन, लेकिन उसके बाद भी जब मैं इस क्लब का चेयरमैन था तो वो आए थे, योगी नारायण जी थे, सूर्यलाल साहब थे, और भी बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगी गण भारत सरकार से आते थे, और भी कई फील्ड से, मेडिकल एंड हेल्थ से थे। लॉर्ड हमीद लंदन से थे, उन्होंने भी अपने अनुभव और मेडिकल साइड में जो उनके प्रयास है उससे उनको बताया था। और लखनऊ के जो खास पद्म अवार्डीज हैं उनको सम्मानित करने के साथ साथ उनके अनुभव और उनके ज्ञान का भी हम लोगों ने लाभ उठाया था। साइंस और एजुकेशन पे भी कई बैठकें हुई है। और इस क्लब की स्ट्रेंथ ये है कि इसमें हमारी सोसाइटी, हमारी सिविल सोसाइटी के हर सेक्शन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, चाहे बिजनेस हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सबका यहाँ पे जुड़ाव है और सब लोग इसमें मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं लग के। तो ये मैं DS मिश्रा से कहना चाहूँगा कि इस फोरम को एक वाइब्रेंट फोरम है, ये इसको और एक्टिवेट किया जा सकता है। जो ज्वलंत इश्यूज हैं सरकार के या सोसाइटी के, उस पे आप सुझाव दें तो ये क्लब जो है उन पे चर्चा करेगा। और अगर आप स्पीकर्स भी सजेस्ट करना चाहें तो हमको हम लोग बुलाते रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हैं यहाँ पर। ये हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हम लोग सब बड़े अच्छे डिस्कशन यहाँ करते हैं और बड़े अच्छे सुझाव भी निकल के आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं मुख्य सचिव था तो उस समय ग्राउंड वाटर पॉलिसी एक बन रही थी, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। तो एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो किसी भी लॉबी से नहीं जुड़ा है। यहाँ पे सब आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे हम लोग करते हैं, सभी का इसमें योगदान मिलता है। तो इसलिए इस क्लब को मिश्रा जी का ये भी कहना था कि ये थोड़ा मिसनोमर है, इसको क्लब क्यों कहते हैं। क्लब से सामान्य ये एहसास होता है कि यहाँ पे रिक्रिएशन है, कार्ड्स वगैरह है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती होंगी। और सही बात है, जैसा मैं जानता हूँ DS मिश्रा जो है वो एक कर्मठ कर्मयोगी है और हमेशा इन्होंने काम किया है। आलोक ने भी बताया, मेरे साथ भी इन्होंने काम किया है, और ये एक अपने आप में कंप्लीट ऑफिसर, चाहे किसी भी पोजीशन में रहे हो, उस पोजीशन से का कोई लिमिटेशन नहीं था। इनकी जानकारी हर क्षेत्र में ऊपर के लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक बहुत ही बढ़िया थी। तो इसलिए ये एक बड़े कर्मठ व्यक्ति है, जो आपने देखा कि सीधे ऑफिस से अभी चले आ रहे हैं और रात को भी जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप इसको अपने एक टूल के रूप में, अपने एक इंस्टीट्यूट के रूप में जो आपको सहयोग दे सकता है, जहां पर हमारे सदस्यगण जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसका उपयोग करें। मैं क्लब के मैनेजमेंट से भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमें सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स से लोगों को चुन के लेना होगा। हम देखेंगे किस फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हमारे क्लब में है,
उसको कैसे और इंक्लूसिव किया जा सकता है, कैसे और लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है, उनको छांट ले और उनको यहाँ पे ले आए। तो बहुत अच्छा क्लब जो ये रहा है, जिसको गीता सुब्रमण्यम साहब ने प्रारंभ किया था, इसको हम DS मिश्रा जी के टाइम में इसको और वाइब्रेंट और एक्टिवेट करते हुए बहुत उपयोगी बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके ये विचार कि हम लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाएं और उनको मेंबर बनाएं, आई थिंक ये बहुत सकारात्मक सुझाव है। और अब मैं बुलाना चाहता हूं जस्टिस SC वर्मा जी को, जो कि यहाँ के लोकायुक्त रहे हैं। हम सबके लिए एक बहुत जाना माना नाम है, हम सब उन्हें पहचानते हैं। सर मैं माइक आपको दे देता हूं। मैंने आपको देखते ही कहा था कि आज आप और ज्यादा फिट लग रहे हैं। सभी को प्रणाम करता हूं और मंच पे जो लोग बैठे हैं उनके नामों से, उनके पदों से आप सब परिचित हैं, इसलिए दोहराने में कोई बहुत लाभ नहीं होगा। आप लोगों की उपस्थिति, जितने यहाँ हमारे इस क्लब ऑफ लखनऊ मेंबर्स हैं, मैं समझता हूँ कि लखनऊ की टीम यहाँ पर उपस्थित है और हर वॉक ऑफ सोसाइटी के यहाँ लोग आपको मिलेंगे जो इस क्लब ऑफ लखनऊ को, ये कोई एंटरटेनमेंट का क्लब नहीं है, ये एकेडमिशियंस का क्लब है, ये ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ है और वॉक ऑफ सोसाइटीज के लोग यहाँ आते हैं। मैं भी एक अलग सिस्टम से आता हूँ और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझको भी यहाँ शामिल किया गया है, क्योंकि हम लोगों के पुराने ट्रेडिशंस थे, उसमें हम लोग एज ए जज, एज ए मेंबर ऑफ जुडिशरी, पब्लिक से हम लोग बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। ये जब मैं लोकायुक्त हुआ प्रदेश में तो मुझे एक पहचान मिली और मैंने कुछ काम भी किया और संस्था को एक जान पहचान उसकी बनाई। मैं ये भी कहूँगा कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था गुड गवर्नेंस का, और मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी कमी भी मैं कहूँगा, उसको कह सकता हूँ अपने विचार से, तो वो उसको सुधारना चाहिए और उस सुधार के लिए मैंने प्रयास किया था। और मैं समझता था कि अगर हम लोग समाज को जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे, उनके संस्कारों से, उनके विचारों से, उनकी योग्यता से, उनकी शिक्षा से, तब तक न हम अपना परिवार का, अपने परिवार का, न अपने समाज का, न अपने देश का कोई भला कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक हो गया है। इस देश की जो सबसे बड़ी कीमती चीज थी, जो महत्ता थी, वो हमारे यहाँ के संस्कार थे नहीं है, क्षमा करिएगा। और अधिक समय नहीं लूंगा, बहुत कुछ कहा जा चुका है और आप लोग सब, और भी बहुत सारे यहाँ के कार्यक्रम बाकी हैं और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैंने बताया गया मुझको, और मैं समझता हूँ कि उनको हम लोग सुने तो ज्यादा अधिक अच्छा होगा। धन्यवाद। दुर्गाशंकर मिश्रा जी को, इससे पहले मैं उनको आमंत्रित करूं, 2-3 बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सर, आपके बारे में मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और मेरे हाथ एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका लगा, जो शायद अभी कुछ दिन पहले आपने दूरदर्शन में स्टूडियो में दिया था। तो जो 2-3 बातें उस इंटरव्यू, आप लोग भी जरूर देखिएगा, वो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। जो 2-3 बातें मैंने उसमें सीखी और जानी कि एक जो सर की कर्मठता है उसके बारे में तो सर ने बात कर ही ली। मैं व्यक्तिगत जीवन की और उनके बचपन की बातें कुछ आपके साथ साझा करता हूं। एक बात जो सर ने बताई कि बचपन में इनको पढ़ने का शौक था, और मेरे लिए कोई भी पाठक होता मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद लिखता हूं तो पाठकों की तलाश मुझे रहती है। तो घर में उस जमाने में एक छोटे से किसी पहाड़ीपुर नाम के गांव में, जहां 250 लोगों की आबादी थी, वहां पर इन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी बना ली और जो भी पुस्तकें मिलती थी वो गांव वालों को पढ़ाते थे। यानी सिर्फ खुद नहीं पढ़ते थे, गांव में भी पढ़ने को प्रमोट करते थे। तो एक बात मुझे ये बड़ी इंप्रेसिव लगी। दूसरी बात जो अभी हाल में मैंने देखा भी कि
आप अपने गुरुओं का सम्मान करने वहां तक जाते हैं जहां जहां आपने पढ़ा है। आपने कर्नाटक में जाके अपने आईआईटी के गुरु को से आप मिलके आए, और स्कूल भी गए, आप जिस स्कूल में थे बलिया में शायद, वहां पर भी गए। तो देखिए, ये गुरुओं का सम्मान भी है, जो दूसरी बात सीखने वाली है। और तीसरी बात बड़ी नाजुक सी बात है कि जब ये लोग घर आते थे तो सर ने बताया कि जो पिताजी थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बातचीत करते थे। और ये चीज जो आज हम सब देखते हैं कि परिवारों में खत्म हो रही है, कि पिता और बेटे के बीच में रोज वार्तालाप होती थी, रोज डिस्कशन होते थे। ये कितना जरूरी है जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जब इस चीज पर गौर करेगी कि बहुत जरूरी है कि परिवार में आपस में वार्तालाप हो। ये तीनों चीजों से मैं बहुत प्रभावित हुआ सर। मैं उपाम, जो उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, वहां पे कुछ कोर्सेज लेने जाता हूं सॉफ्ट स्किल्स पे, और वहां मैं बच्चों को अक्सर बताता हूं कि वहां पे जो आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनने वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं, और मैं उनको उदाहरण देता हूं, बिना नाम लिए बता रहा हूं कि हमारे देश में कुछ नेता या राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके व्यक्तित्व को गरिमा मिली पद से, यानी जब वो राष्ट्रपति बन गए तब हमने उनको जानना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं जिनके व्यक्तित्व से पद को गरिमा मिली है। और मैं समझता हूं कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके होने से चीफ सेक्रेटरी नाम के पद को गरिमा मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आके अपने विचार हमसे साझा करें। सर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि सर की इच्छा है कि आप लोग उनसे प्रश्न भी पूछें, यानी इस सेशन को हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएं। धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता साहब, श्री आलोक रंजन साहब, जस्टिस वर्मा साहब, आज के इस क्लब ऑफ लखनऊ के इस आयोजन में उपस्थित सभी सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो इस विषय पे बात करें, ये तो आपने मुझे बताया नहीं कि इट इज लाइक ओपन फील्ड, जहां चाहे वहां बैटिंग कर लें, जो चाहे सो बोल लें। तो इसलिए, और रात का 9 बज चुका है, तो आप सबके भोजन का भी वक्त हो चुका है। तो मैं तो कह सकता हूं कि धन्यवाद देकर के बात को खत्म करूं और आप लोगों को आमंत्रित करूं कि आप भोजन करें, क्योंकि बहुत विलंब से भोजन करना भी ठीक नहीं होता है। मुझसे शरद प्रधान जी मिले थोड़े दिन पहले और उन्होंने कहा कि मैं आऊं यहाँ पे अध्यक्ष की हैसियत से, क्योंकि पहले परंपरा रही है, मुख्य सचिव रहे। तो मैंने इनसे यही बात की, भाई क्लब वगैरह से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले बार किसी क्लब का मेंबर और चेयरमैन भी बना। ऐसे मैं किसी भी क्लब में, भारत सरकार के अर्बन सेक्रेटरी को आप जानते हैं, जितने सारे क्लब है सभी का उनको नम्रता में सबको तिलांजलि देना कभी भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है। द मोमेंट जो क्लब शब्द आता है, क्लब शब्द आते ही आपके दिमाग में कई सारी इमेजेस आनी चालू हो जाती है, कई सारे पिक्चर्स बनने चालू हो जाते हैं, और उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो ऐसा मैं नहीं कहता कि वो गलत बात है, बिल्कुल नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई भी मोरल जजमेंट नहीं करना चाहता। क्लब है, नहीं होता तो फिर इतने सदियों से नहीं चला आता, लेकिन मैं शायद उसके लिए नहीं बनाऊं, मेरा कुछ और भी काम है, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूं। तो आपके लिए, जब मुझे आपने तो कहा था, मुझे सर ने जो मुझे फोन किया, एक बार नहीं 2-2 बार फोन किया। पहले बार फोन किया कि भाई तुम गलत फहमी नहीं लो, ये कोई क्लब वगैरह नहीं है, ये सारे सिटीजन है, इसकी वजह से आपको आना है और सिटीजन के बीच में कुछ बात करनी है। उसका साथ भूल जाएंगे, फिर महीने भर बाद दोबारा फिर फोन आ गया कि सर अभी तक आपने कोई टाइम नहीं दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत व्यस्तता है, फिर भी मैं समय निकालता हूँ, आपका आदेश है इसलिए मैं जरूर समय निकालूंगा, आऊंगा।
इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। सब आपने जब दो बार, एक बार नहीं, जब मुझे दो बार ठोका तो फिर मुझे लगा कि आना चाहिए। और ये वास्तव में एक मिसनॉमर है, मतलब क्लब शब्द कहने से, क्योंकि हर शब्द की अपनी परिभाषा होती है, वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बना देती है। गवर्नमेंट, आप कोई भी शब्द अगर आप बोलेंगे, अभी कोई शब्द बोलेंगे तो उस शब्द से तुरंत हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे और हमारे जैसे लोग होंगे, शायद जिस सदकार्य में आप लगे हुए, जैसा कि अभी मुझे आलोक रंजन साहब ने बताया, अतुल गुप्ता साहब ने बताया, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इसे दूर इसलिए रहते होंगे। दिस इज द क्लब ऑफ लखनऊ। बहुत सारे और क्लब है, तो सर ये भी क्लब ऑफ लखनऊ। तो इसलिए अगर इसको क्लब ऑफ लखनऊ की जगह अगर इसको आप करते हैं सिटीजन्स फोरम करते हैं, जो कि आपका उद्देश्य है कि सिटीजन्स के कंसर्न को, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को, सिटीजन्स के व्यूज को हम एक किसी विषय पर बात करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे फिर क्या है कि ऐसे लोग जो कि ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उन्हें लगेगा कि सिटीजन्स फोरम, तो सिटीजन्स फोरम कैन बी फॉर एनीथिंग। सिटीजन्स फोरम ऑफ लखनऊ अगर कर दें, मैं विचार के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि अध्यक्ष के तौर पे आपको आदेश दे रहा हूँ, मैं आपको विचार के लिए कह रहा हूँ, आप चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कर दे तो उससे हो सकता है कि और भी आपकी सदस्यता शायद बढ़ जाए, आपकी ग्राह्यता शायद बढ़ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो लोग इस आशा में आए हों तो उससे अलग हो जाए, लेकिन वो चूंकि आप आशा की पूर्ति नहीं करते हैं, इसलिए वो अगर हटना होगा तो अपने आप ही हट जाएंगे, है ना। ये भी आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ये तो मैंने सोचा कि मैं क्यों यहाँ आया, इसलिए मैं आपको बताना मेरे लिए मुनासिब था, बताना मेरे लिए जरूरी था। अब बात आई कि जो है आप कुछ जानना चाह रहे थे मुझे। मैंने शरद प्रधान जी से कहा कि भाई आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि मैं बात करूं। तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करें, लोगों की बड़ी जिज्ञासा है सेंट्रल विस्टा के बारे में। मैं सेंट्रल विस्टा के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा वक्त दूंगा, 20-25 मिनट का वक्त दूंगा, संक्षेप में आपसे बात करूंगा। इतना आसानी से बात करने लगो तो मैं घंटों में बात करता रह जाऊंगा उसके ऊपर, और घंटों नहीं बल्कि कितने हजारों घंटे मैंने उसके ऊपर लगाए हैं। मैं उससे बात करूं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कविता सुनाई थी, यही समय है, सही समय है। अगर देश को परिवर्तन होने का अगर कोई समय है तो यही समय और सही समय है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी मुझसे ईर्ष्या करते होंगे कि ये उस वक्त है, जैसे मैं यंग ऑफिसर से करता हूं कि उनको वो सही वक्त मिला, मुझे बिल्कुल सेवा के अंत में, लेकिन वो बहुत सही वक्त मिला मुझे। 7.5 साल, पूरे 7.5 साल, लगभग 3 साल एज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और 4-4.5 साल से थोड़ा ज्यादा, 4 साल 7 महीने एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जब मैं सेक्रेटरी बना जून 2017 में, तो दो मिनिस्ट्री हुआ करती थी, एक होती थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी मिनिस्ट्री हुआ करती थी हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। दोनों मंत्रालयों को जोड़ करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बना दी गई और उसका नाम रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं ऐसे वक्त में था जब हमारा देश पूरी तरीके से बदलने के माहौल में है, एक परिवर्तन की लहर है, एक आकांक्षाओं का जो है अनंत रूप देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे सिटीजन्स हो, चाहे वो हमारे कोई भी सेगमेंट को आप ले लीजिए, हर सेगमेंट एक परिवर्तन चाह रहा है, देश को बदलाव चाह रहा है। और उस बदलाव के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछला जो लाल किले के प्राचीर से, क्योंकि वो एक बयान करते हैं पूरे देश की एक क्या सोच है, उस सोच की बयान करते हैं। और मुझे सौभाग्य मिला कि ऐसे समय में मैं वहां पे बैठ करके सीधे उनको सुनता हूं। उन्होंने कहा कि ये अमृत काल की प्रथम बेला है। जब 15 अगस्त 2022 को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अमृत काल की ये प्रथम बेला है, यानी एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इससे शक करेगा, ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है। मैंने आप
आप सबको तो आप दूर से देख रहे होंगे, क्योंकि आप दूर से इस चीजों को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं उस गोल्डन पीरियड के उस जो एक जो कार्य करने वाले लोग हैं उसका मैं बहुत एक महत्वपूर्ण अंग रहा हूं। इवन एज एडिशनल सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी मैं बहुत महत्वपूर्ण रहा हूं, तो इसलिए मुझे उसकी झंकार वो सब सारी मालूम है जो आने वाले समय में हमारा देश बदलाव देख रहा है, क्योंकि उन सारी चीजों के साथ मैं गुजरता रहा हूं जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। मे भी नागरिकों तो उतनी सारी बातें समझना है, क्योंकि जो सब चीजें तब समझ में आती है जब चीजें हो जाती है, लेकिन जो उसका पार्ट होता है, जो उसका अंग होता है, उसको तो सारी बात समझ में आ रही, क्योंकि वो जो उसकी प्लानिंग का पार्ट है वो देख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। मुझे वो चीजें नजर आती जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 2047 में जब हमारा देश की आजादी का 100 साल होगा तो हम एक विकसित देश होंगे। ये कोई सोच सकता था क्या? आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज इतनी बड़ा धरातल बन चुका है जिसकी वजह से हर कोई इस बात पे विश्वास करता है। आप सबको भी मैं एक एक से अगर पूछूं तो आप सबको मन के अंदर विश्वास होगा कि हमारा देश वास्तव में 2047 15 अगस्त के पहले, मैं तो कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि 2047 15 अगस्त आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके बहुत पहले हमारा देश एक विकसित देश हो चुका होगा। उस समय हम में से कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन हम सब आगे जाकर के सोच सकते हैं जिस प्रकार की रफ्तार देश ने पकड़ी है पिछले 9 साल से, क्योंकि मैं इस प्रशासनिक तंत्र का ये मेरा 40वां साल है। पिछले 40 साल से मैंने और सब जगह, जैसा कि आलोक रंजन साहब ने कहा, अतुल गुप्ता साहब ने कहा, मैं सब जगह काम किया, बहुत सारे गंभीरता से और बहुत काम किया। लेट मी टेल यू, आई हैव डन इवन एज एसडीएम, एज एडीएम, एज डीएम। अगर आप जाकर बोले, अभी मैं हाल में अगर मेरी आज मैं ट्वीट अगर आप देखेंगे, आएगी, ट्वीट आएगी, देखिए कि जब मैं एसडीएम था क्या काम करता था, और एसडीएम था आज से 38 साल पहले एसडीएम था, तब मैं क्या काम करता था। लेकिन वो माहौल नहीं था, वो सोच नहीं थी, वो एस्पिरेशंस नहीं थे, वो मंजिल नहीं थी कि जिसको हमको पूरा करना है। वो मंजिल हमें पिछले 9 साल में इतनी नजदीक से देखने को मिली, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, उस काल में है, क्योंकि उस काल में आप हैं जब हमारा देश परिवर्तन की तेजी से बढ़ रहा है, जब देश की हमारी जो पहचान पूरी दुनिया में इतना हो गई है। जब मैं विदेशों में, मुझे एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दुनिया भर के देशों में जब मुझे जाने का मौका मिलता था तो बड़ा गर्व महसूस होता था कि हमारे भारतीय, ये पहले बार उनको लगने लगा कि हम भारतीय हैं। ये इस प्रकार का जो परिवर्तन पे, ये हम सबके लिए एक सौभाग्य का वक्त है कि अब उसको उसके दर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, और केवल प्रत्यक्षदर्शी होना ही पर्याप्त नहीं है, अगर आप उसके पार्ट बन जाए। जो परिवर्तन हो रहा है, क्या उस परिवर्तन के भाग बन सकते हैं? क्या उस परिवर्तन के संचालक बन सकते हैं? आप कहेंगे मैं कैसे बनूंगा, मुझे कोई सरकारी ओहदा तो नहीं मिला हुआ। आप तो मुख्य सचिव, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं कोई सरकारी सेवक तो हूं नहीं हो, या इतनी बड़ी आपके ओहदा पे होने की मैं कर सकता हूं। आप सब कर सकते हो, आप अपने जगह पे कर सकते हो। जिस प्रकार का परिवर्तन आप सोचिए, मैं अपने को एक दो एग्जाम्पल बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं मुख्य विषय पे आऊंगा। जब 2014 में 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे, और तब जब 2 अक्टूबर जो हमारा गांधी जी की जयंती है, उनका 150वीं जयंती होगी, तो हमारा देश स्वच्छ होगा। अपने आप को पीछे ले जाकर के देखिए। 2014 को मैं कहूंगा, क्योंकि ह्यूमन मेमोरीज आर द ग्रेटेस्ट टूल ऑन द अर्थ। आप कहीं भी, अगर मैं अपने आप को 100 साल आगे ले जाना चाहूँ, ले जा सकता हूँ, अपने को 100 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, ले जा सकता हूँ। आप जरा अपने आप को ले जाकर के देखिए कि 2014 के 15 अगस्त को जब उन्होंने बात कही थी, किस प्रकार का माहौल था पूरे देश में, किस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह, हर आदमी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या देश को साफ किया जा सकता है? देश को कोई साफ कर भी सकता है? हम लोग तो गंदगी के आदी हैं, चाहे शहर हो या गांव हो। ये लड़ाई वैसी लड़ाई थी जैसे कि आजादी की लड़ाई थी। लोगों को विश्वास नहीं था कि अंग्रेज जिनकी जो है, जिनकी हुकूमत पूरे दुनिया में चलती है, पूरी उनकी कभी, उनके सूरज कभी डूबता नहीं उनकी हुकूमत में, उन अंग्रेजों को चाहे क्या ये गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन क्या उन्हें हटा सकता है?
कि इस प्रकार का आंदोलन था। अगर आप पीछे जाकर के देखिए, उन लोगों से पूछे जो लोग आजादी के, अब तो नहीं है लोग, लेकिन आजादी के पहले जिस प्रकार की भावना में, जिस प्रकार की दहशत में वो रहते थे, और उसके बाद जिस हालत में आज हम लोग रहते हैं, वैसी हालत थी हमारे देश में। हमारे दिल्ली में मैं भारत सरकार में एज ए डायरेक्टर या तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कभी जाता था, पता था कि गाड़ी के शीशा खोला और हमारे सीनियर अधिकारी बॉटल उठा के फेंक देते थे, छिलके उठा के फेंक देते थे। ये बहुत आम चीज हुआ करती थी। यह मान बैठे थे कि हमें गंदगी में रहना हमारी आदत है। लेकिन आज आप क्या इस बात को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चाहे आप गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, और मैं तो इसको जिया हूं। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन का जो लॉन्च हुआ था, उसका लॉन्च का प्रोग्राम का मैं वहां पे इंचार्ज था, एडिशनल सेक्रेटरी, और मैंने सुना, उसको देखा, और उसको पूरे कार्यक्रम को जिस तेजी से, जिस तरह से पूरी रफ्तार दी पूरे देश में। स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यक्रम था। ये बहुत सारी चीजें, देश की सोच को बदलने वाला कार्यक्रम था। अगर देश हमारा उस प्रकार से तेजी से बदल सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आपने देखा कोविड की महामारी, जो वैश्विक महामारी है, दुनिया को तबाह कर दी। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनके बारे में जब इंडेक्सेस छपते तो ये दुनिया के नंबर 1 है, नंबर 2 है, हम तो नीचे से नंबर 1 नंबर 2 हुआ करते थे। पूरे दुनिया को तबाह कर दी, ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तबाह कर दी, और हमारे पास कुछ भी नहीं था कुछ हमारे पास। अगर आप जब अपने आप को पीछे, जो 3 साल पीछे अपनी मेमोरी को ले जाकर के देखिए, 3 साल पहले लगता था जैसे कि यहाँ तो एक हमने जो स्पेनिश फ्लू देखा था जिसमें करोड़ों लोग मरे थे, तब जबकि हमारी आबादी भी बहुत कम थी। बड़े बड़े विद्वान लोग कहते थे कि यहाँ तो कितने करोड़ों लोग मारे जाएंगे। लेकिन मैं चूंकि उसका पार्ट था, और आप सोच नहीं सकते जिस प्रकार से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी पीएसए प्लांट लगवाने की, आप सोच नहीं सकते कि मैंने 46 डेज में पूरे देश भर में पीएसए प्लांट लगवा दिया, सारे के सारे लगा दिए। कैसे चीजों को इंश्योर किया, कैसे सारी की सारी व्यवस्थाओं को, एक एक चीजों को इंश्योर किया, ऐसे हमारे राज्य, हमारे डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हर चीज को हमें काम करना है तो करना है, क्योंकि देश हमारा बदल रहा है, देश को एक नई ताकत मिल रही है, लोगों को बचाना है। और इस प्रकार से सारे काम हो रहे थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल में ऐसे जगह जहां बर्फ पड़ा हुआ, वहां भी हमारा जाके पीएसए प्लांट हवाई जहाज से भेजते थे, कैसे भेजते थे, कैसे क्या क्या काम करते थे। ये ताकत हमारे देश में आ गई, और उसका नतीजा हुआ इतनी सारी चीजें हुई, क्योंकि हमें जो ताकत मिलती थी माननीय प्रधानमंत्री से ताकत मिलती, उस ताकत के बल पे पूरे देश में लोगों की जिंदगी बच गई। जो लोग कहते थे कि करोड़ों लोग मरेंगे, जो लोग कहते थे कि इतनी सारी चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें उन लोगों की सोच में रह गई। रियलिटी में सारी की सारी चीजें यही नहीं, बल्कि हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत होकर के आगे बढ़ चुका। हमने लक्ष्य लिया कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कितने 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चले गए, और हम आत्मनिर्भर भारत के जो है एक तमाम सारी सीढ़ी, अगर मैं काउंट करने लगूं तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैंने क्या काम किया, आपको गिनाने लगूं तो मैं घंटों गिनाऊंगा कि जो मैंने अपने मिनिस्ट्री में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं कि ये किया, और आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, या हम उससे 80% आत्मनिर्भर हैं। हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये देश की सोच में बदलाव था। तो अगर इस प्रकार की चीज हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकती है। ये तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। ऐसे अवधि में मैं देश की सेवा कर रहा था, और ऐसे प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में मैं सेवा कर रहा था, जो केवल देश के बारे में सोचते हैं। वो जो बात करते हैं, देश प्रथम की बात करते हैं, तो वो बोलते नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं। उनको मैंने देखा, उनकी सोच, उनसे बात करके देखा जिस प्रकार की सोच, ऐसा मैंने 40 साल में कभी नहीं देखा। मैंने बताया कि मैंने 40वां साल है, और इतना नजदीक से मैंने किसी को नहीं देखा। और तभी देश में ये जो ताकत, ये सोच जो बदली है कि आज हमारा देश विकसित राष्ट्र होकर के निकलेगा, और विकसित राष्ट्र होकर के निकलेगा तो उसके लिए विकसित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब जैसे हमारे मंत्रालय में 6 नेशनल मिशन चला था, स्वच्छ भारत मिशन। अगर अब एक मिशन के बारे में अगर बात करूं तो मैं घंटों बात कर सकता हूं, कितने सारे इनोवेशन, कितनी सारी चीजें की, और उन सब पे कैसे में मार्गदर्शन मिलते हैं। छोटी सी बात करके रिव्यू में माननीय प्रधानमंत्री कहते थे, और उसको सोच को तब्दील करते थे, हम सीधे एक्शन में तब्दील किया करते थे।
ये इस प्रकार से देश का परिवर्तन हुआ। आपका जो अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आज हमारे सारे के सारे अर्बन सिस्टम में आपको नजर नहीं आएगा, ये हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। स्मार्ट सिटी के बारे में हम सोच नहीं सकते थे, आज स्मार्ट सिटी लोगों को परिवर्तन नजर आ रहा है। और कम से कम स्मार्टनेस की बात समझ में आ गई कि अगर हम शहरों के स्मार्ट बनाएंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कैसे लोगों का जीवन एक बेहतर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव कर सकती है। ये सब सारी की सारी चीजें उसके बारे में, चाहे हमारे जो प्रोग्राम हाउसिंग के बारे में आप सोच सकते हो, दुनिया में आज तक कहीं भी किसी ने इस प्रकार का चैलेंज नहीं लिया। हाउसिंग फॉर ऑल, पहले मैं जब अर्बन सेक्रेटरी, पहले वो ऊपा का पार्ट हुआ करता था, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी बना जून 2017 में, मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुला करके रिव्यू दिया समझने के लिए कि है क्या प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीजें, तो दूसरे मंत्रालय का था। उसने कहा साहब तो इसके पहले 12 साल में 8.5 लाख मकान मिले और यहाँ अनुमान है कि करीब 1 करोड़ बनाने पड़े। 12 साल में 8.5 लाख और आपको 7 साल में 1 करोड़ मकान, वो भी अंदाजन है। अभी हमने सर्वे भी पूरा नहीं किया, कितनी हमारी आवश्यकता है, सर्वे भी पूरा नहीं किया। जो सर बता रहे थे कि उसमें मैं सभी सारे राज्यों से मैं लगातार असेसमेंट लेना चालू किया। असेसमेंट आए करीब 1 करोड़ 12 लाख, 7 साल में 8.5। तो मैंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा तुम ये बताओ सबसे मुश्किल इसमें क्या है। उसने कहा सबसे मुश्किल है बैंकों से काम कराना। वो बोले कि उसके पहले सब जो पहले सेक्रेटरी, आपके पहले सेक्रेटरी थी मैडम वेस्ट बंगाल कैडर की, वो तो कहती थी पता नहीं कहां से इतना बड़ा टारगेट ले लिया, अगर 20 लाख भी हो जाए तो बहुत हम तो खुश होंगे। हमने कहा 20 लाख भी लेके खुश होंगे, ये तो ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो इसका मतलब कुछ सोच के बोला है। उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए लोग भी काम करने वाले चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि ये मकान वो नहीं थे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुझे अनुभव था, बहुत सारे काम करने के मकान बनाए खाली पड़े हुए, बेकार पड़े हुए। उनके आदेश ये भी थे कि मकान वो होंगे जिसमें पानी, पीने का पानी भी होगा, शौचालय भी होगा, उसमें गैस का चूल्हा भी होगा, उसमें बिजली का कनेक्शन भी होगा, सारी वो व्यवस्थाएं होंगी और लोग रहेंगे। मैंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा बताओ सबसे मुश्किल काम तुम्हारे क्या? बोला था बैंकों वाला, तो ये तो टारगेट सवाल ही उठता कि आज तक तो पूरे हमने बैंक से पूछ लिया कितने सालों में गरीब लोगों के लिए केवल 18,000 मकान बने, कितने सालों में बैंक हिस्ट्री में, और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 लाख बन जाए। ये तो सवाल ही नहीं उठता। बैंक वाले तो कोई करेंगे नहीं, गरीब लोगों का कौन बैंक वाला करने वाला। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये मेरी चुनौती है। और उसके बाद मैंने उस पर तेजी काम करना चालू किया। आपको जानकर खुशी होगी आज 25 लाख से ज्यादा मकान बैंकों ने फंड किया, और ये सारा का सारा कितना आसान कर दिया, पूरा यूजिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इतना आसान कर दिया कि अब कहां से वो अप्लाई करता है से लेकर के एक एक चीज वो देख सकता है, एक एक चीज मैं रिव्यू कर सकता हूं। इतना ज्यादा उनके साथ इन्वॉल्व करके बात किया जिससे पूरा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। वो अगर उसको प्रधानमंत्री देखना चाहे देख सकते हैं कि कौन से बैंक का कहां पे क्या पोजीशन है। चीजों को जब अगर आप आसान बना देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देते हैं, चीजें अपने आप स्वतः तेजी से चलने लगती है। आपको जानकर खुशी होगी आज 1 करोड़ 23 लाख मकान जो है सैंक्शन हो चुके हैं। जानकर खुशी होगी कि करीब 80 लाख मकान बनकर के पूरे दिए जा चुके, और मैं देश के कोने कोने में एक ऐसे जगह पे नागालैंड, मिजोरम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के केरल, तमिलनाडु, हर जगह के ऐसे जगह जा जाके लोगों के घर में जाके देखा हूं कितना परिवर्तन लोगों के अंदर आया है। और सब में सारी चीजें, अब कहीं आपको खाली वो जो आपके जो उधार मकान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारी प्रधानमंत्री आवास में कि जब ऐसे कामों को मैंने देखा, ऐसे काम किया, तो मुझे इस बात का बहुत विश्वास हो गया कि चीजें हो सकती हैं, चीजें हो रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो 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 हमारा अमृत काल है, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो आपका बिल्कुल ये हमारा होने वाला है और सब चीजें होगी। अगर आपके मन में शक है तो आप जरा एक बार मेरे से सीधे बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी चीजें होते हुए मैंने देखी। इन्हीं में जो आपका ये हमारा जो आपका सेंट्रल विस्टा की बात है, सेंट्रल विस्टा आपको मैं बताऊं, मैं छोटा सा अनुभव आपको बता देता हूं। जब मैं पहले बार दिल्ली गया 2002 में जब मैं पहले बार दिल्ली गया एज ए डायरेक्टर इन द होम मिनिस्ट्री में, एमएचए में डायरेक्टर हुआ करता था, बहुत महत्वपूर्ण पद था। मैं सारी की सारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का उनका सारा ऑपरेशन, सारा उनका जो है सारे एस्टेब्लिशमेंट में देखा करता था।
मुझे कभी एक हटमंड पे जाने का मौका लगा, और हटमंड में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, पता नहीं यहाँ पे कोई मिलिट्री वाले हैं कि नहीं, अगर होंगे तो उनको जरूर मालूम है मिलिट्री वाले, तो ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, और मैं एनसीसी वाला। मैं बचपन में मैंने मैंने ए सर्टिफिकेट किया, बी सर्टिफिकेट किया, सी सर्टिफिकेट, मैंने स्कूल में भी एनसीसी और कॉलेज में भी, आईआईटी में भी एनसीसी। मेरे लिए ब्रिगेड तो बहुत बड़ी चीज थी। हमारे यहाँ तो मेजर और कैप्टन साहब ही लोग हमारे वो सारा एनसीसी देखा करते थे। मैं ब्रिगेडियर साहब को देख करके आश्चर्य किया, भाई इतना सीनियर, इतना बड़ा, इतने बड़ी ओहदा वाला आदमी ऐसी जगह पे बैठा हुआ काम कर रहा है। मेरे मन में भाव आया कि मेरा मन चले तो मैं इसको अभी गिरा दूं, इनको बोलो किसी बंजर जगह पे जाओ, ऐसे हटमंड में क्यों बैठे हो। हटमंड, वो हटमंड जो भी बना था किस बात के लिए, जब वायसराय के लिए मकान बनना था, जो आज राष्ट्रपति भवन है, उनकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री को वहां रखना था। उनकी अस्तबल हुआ करती थी, घोड़े की अस्तबल होती थी, क्योंकि वो इलाका पूरा खुला हुआ था। तब दिल्ली जो है या तो तुगलकाबाद का दिल्ली था या हमारा जो है वो लाल किले वाला दिल्ली हुआ करता था। तब ये दिल्ली हुआ ही नहीं करता था, सारा का सारा यहाँ पे डकैती, यहाँ पे तमाम लोग असुरक्षित हुआ करते थे। इसलिए अंग्रेजों को वहां लगा कि हमको सुरक्षा बनाने के लिए पूरी मिलिट्री की फौज रखी जाए, उनके कैंप लगाए गए। और उनके खुरसाल और उनके जो जगह थी, जब एक बार हम आजादी को भी बना, हमारा पार्लियामेंट वो सब बंद करके तैयार हुआ 1935 के आसपास, ये सारा सेंट्रल विस्टा पे जो 2000 बिल्डिंग बनी, हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, हमारा पार्लियामेंट, ये सब जो बनकर के 1935 तक बने, वो अपनी सुरक्षा के लिए सब सारा रखा थे। और आजाद हुए तो फिर वो मिलिट्री के लोग वहीं पे कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते थे, जो बना हुआ था उसी में हटमंड टाइप का बना करके, मुझे लगा कि कैसे अंदर जरूर एसी चल रहा है, लेकिन वो किस लायक नहीं है कि एक मिलिट्री के ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वहां बैठे, एक में बैठते थे। तब मेरे मन में भाव आया था कि मेरा मन करता है कि इसको पूरा गिरा दूं, क्योंकि मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी हुआ करता था हेल्थ का, और एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लीड करता था। क्योंकि मेरी वाइफ उसमें दिल्ली में उन्होंने कोई जॉब ले लिया था, इसकी वजह से मैं दिल्ली चला गया, अदरवाइज मैं यही रहता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य मिला, पूरे हटमंड को मैंने ढाबा दिया। 92 acres of hutment on the central vista. This was the scar on the face of capital city. मैंने हमारे देश के कैपिटल में, दुनिया के तमाम सारे कैपिटल सिटीज को मैंने देखा, जाकर मुझे मौका मिला जाकर के, वॉशिंगटन डीसी तो आप गए होंगे, बट और तमाम सारे दुनिया के देशों में मैंने जाकर के देखा उनका सेंट्रल विस्टा। कहीं भी आपको हटमंड का मतलब स्लम्स आप मान लीजिए, जैसे स्लम्स होते हैं उस प्रकार के हमारे दफ्तर थे। लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। जिस दिन मैंने आपको, अगर आप जाकर के देखे, मिलिट्री वाले लोग हैं, तो मैं आपसे कहूंगा हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ऑफिसेस वी हैव क्रिएटेड ऑन द अफ्रीका एवेन्यू एंड कस्तूरबा गांधी मार्ग। इतने मॉडर्न, इतने टेक्नोलॉजिकली सेवी आपका ऑफिस, राइट फ्रॉम द प्लेस जहां से आप एंटर करेंगे लेकर के कहां का एक चीज आपके बारे में जानकारी होगी। जिस प्रकार की बड़े मिलिट्री के लोग इतने खुश हो गए देख करके, मैंने कहा मैं पुराना एनसीसी वाला हूं, मैंने आपके लिए बेस्ट ऑफिस बनाई है। और किसी ने कोई वो बात नहीं की। सारे के सारे उनके ऑफिस को सितंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, और आज आप जाकर के देखिए इतना बढ़िया बसा हुआ, इतना बढ़िया उनके लिए ऑफिसेज बन गए। और जब ऑफिस बन गए तो सारा का सारा 92 एकर्स ऑफ, सोच सकते हैं 92 एकड़ कितना बड़ा होता है। 92 एकड़ पे हटमंड एक स्लम्स बने थे देश की राजधानी के बिल्कुल, जहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ हमारे गृह मंत्री बैठते हैं, वित्त मंत्री जी बैठते हैं, उन्हीं के पीछे दाएं बाएं सब तरफ वो सारे हटमंड बने हुए थे। किसी को नजर नहीं आता था। तब मैं 2002 में देखा था, मुझे लगा भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि मैं ही उनको ढवाऊं। तब मैंने सोचा था, आज मैंने उसको पूरा ढवा दिया, और आज वहां पे तमाम सारे काम चल रहे। ऐसे ही जब मैं सचिव बना तो माननीय प्रधानमंत्री, मुझे फायदा ये हुआ कि मैं वहां पे एडिशनल सेक्रेटरी था 3 साल से। बहुत सारी बातें जब नई सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री को, उनकी सोच बहुत बड़ी सोच है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो मैं काम करके देखा कि वो हमेशा देश के लिए इतनी बड़ी चीज सोचते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। जैसे कि ये हिम्मत कोई नहीं कर सकता स्वच्छ भारत डिक्लेयर करने को, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हाउसिंग फॉर ऑल डिक्लेयर कर दे। मैंने कहा ना कि आपको जहां पे 12 साल में 8.5 लाख मकान बने हो,
5-7 साल में आप कहिए कि 1 करोड़ सुपर मकान बना दे, कोई सोच नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल बीइंग मेड पॉसिबल। दैट इज व्हाट हैपेंस। इसके लिए उन्होंने जो इस प्रकार की जो बात बहुत दिनों से, मैं आपको एक छोटी सी चीज की बहुत दिनों से मैंने, चूंकि उसमें मिनिस्ट्री में था और एडिशनल सेक्रेटरी आप जानते हो कि उसको हमेशा सेक्रेटरी का जो नंबर 2 होता है, तो उसके मैं देखता था, बहुत सारी डिस्कशन देखता था कि सारे दफ्तरों को कैसे एक साथ लाया जाए। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने गुजरात में ये काम किया। उनकी अपेक्षा थी कि यहां भी सारे दफ्तरों को, कारण बड़ा साफ है, सारे दफ्तरों को एक साथ लाने का। इतने सारे दिल्ली में दफ्तर पड़े हुए हैं और उन दफ्तरों में जाकर के, एक दफ्तर जैसे मैं अर्बन, जब मैं माइंस में बैंड सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमारे दफ्तर 3 जगह थे, 3 बिल्डिंग पे। कभी यहां वाला वहां आएगा, वहां वाला वहां जाएगा। इतना सारा लोगों के मूवमेंट से कितना कंजेशन होगा, कितना पॉल्यूशन होगा, इतने सारे नुकसान होंगे। अगर सारे दफ्तर एक जगह आ जाएंगे तो कितनी सरकार में कोहिजन हो जाएगी, पब्लिक को कितना काम आसान हो जाएगा। और तो और आपको आश्चर्य हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कितना किराया दे रहे होंगे आप लोग, मैंने उस समय गेस किया था कि करीब 1000 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे होंगे किराया। आप गेस करो, मैंने जब सारा हिसाब लगाया, 1500 करोड़ से ज्यादा हम लोग किराया दे रहे थे अपने किराए वाले मकान के। जगह जगह ऐसे तमाम सारे लोगों को, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कि किन लोगों के जो मकानों को किराए पे ले रखी है सरकार, 1500 करोड़ से ज्यादा एनुअल किराया दे रहे थे। चल रहे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर हम सारे के सारे अगर एक साथ सारे एक बिल्डिंग बना दें, एक साथ बना दें, तो कितना ज्यादा सारे लोगों को अगर पहुंचे एक जगह, तो पब्लिक को कितना आसानी हो जाएगी, ऑफिसर्स को कितना आसानी होगी, गवर्नमेंट में कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी सारी और चीज हो जाएगी। ये सब सारी बातें अलग अलग होती थी और मैं सोचता रहता था। लेकिन जब मैं सेक्रेटरी बना तो फिर मुझे काम करने का मौका लगा। तब फिर मैंने ये नया जो सेंट्रल विस्टा का जो पूरा स्वरूप बना, वो वहां पे बनाना पहले चाहूँ, उसको मैंने सोचना चालू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो बातें रखी, तो उनको भी इस बातें कुछ लगी कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। जो आप अगर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जिसको आप राजपथ कहते थे, मुझे देख करके लेट मी टेल यू, आई ऑलवेज फील वेरी लो। पता नहीं आप लोगों को लो फील होता है कि नहीं फील होता, क्योंकि जब भी मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अगर कोई अच्छी चीज देखता हूँ, मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सारे एवेन्यूज मैंने दुनिया में देखे हुए। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो आप जरा फ्रांस का देख लीजिए, आप सिडनी वहां का जो कैनबरा का देख लीजिए, आप जोहान्सबर्ग का देख लीजिए, आप यहाँ का जो हमारे सेंट्रल विस्टा वहां का जो वाशिंगटन डीसी का देख लीजिए। मुझे तो बड़ी शर्म आती थी जब मैं डायरेक्टर भी हुआ करता था, जॉइंट सेक्रेटरी होता था, मुझे देख करके लगता था यार क्या सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बना हुआ, यहाँ पे घासे भी ठीक से नहीं चली हुई, पानी के नाम पे मजाक हो रखा कि नहर के नाम पे ऐसा चीज जिसमें नहर में पानी ना हो, और पानी हो तो सड़ा हुआ पानी हो। यहाँ पे कुछ भी, यू डोंट हैव ए गुड फीलिंग। बेटे तो लखनऊ वालों के पास, दिल्ली वालों के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए शाम को वहां पे कुछ चाट खाने आ जाते थे, कुछ आ जाते थे। आई ऑलवेज फेल्ट दिस शुड हैव बीन चेंज राइट इन 1947। 1947 में चीजों को बदल देना चाहिए, इसका पूरा स्वरूप अलग होना चाहिए था, और मैंने उस तरह से सोचना चालू किया। आप जाइए, जो कि आज कर्तव्य पथ बना है, आपको गर्व महसूस होगा। You will all feel proud. This is what India deserves all the time. हमेशा के लिए हमारे देश के, क्योंकि हम तो उस देश के लोग हैं जो कि जिसके बारे में हर कोई तारीफ करता है। You always deserve. मैं कहूँगा आपको, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के किसी शाम को घूम के आइए, कभी दिन में घूम के आइए, आपको बहुत प्राउड फील होगा। जब कभी 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ करता था, हमेशा पूरे इतने टूट फूट हो जाती थी, पूरी विस्टा के ऊपर इतनी टूट फूट होती थी, सारा का सारा वो सब जगह वो बिजली के तार जा रहे हैं, इसके साउंड बॉक्सेस जा रहे हैं, तो ये इसके कनेक्शन जा रहे हैं। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा का सारा सिस्टम पूरी तरह से प्लान्ड है, तो कुछ नहीं आएगा, चीजें नट बोल्ट लगा करके चीजें वहां पे लगा दी जाएंगी, फिर वहां से हटा दी जाएंगी। और यही नहीं, जो लोगों को बैठने की जगह है, ये आइडिया जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार दिया कि क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं देखता था अपने मिनिस्ट्री में 1 महीना पहले से उसके ऊपर सेंट्रल विस्टा के ऊपर अपना लगना चालू हो जाता है, वो सब कुर्सी आनी चालू हो गई, ये लाना चालू हो गई, और निकालते भी 1 महीना लग जाता था। उन्होंने आइडिया दी कि क्या आप इसको जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 24 घंटे में लग जाए, 24 घंटे में कर दे। लेट मी टेल यू, इसको लेकर के फिर मैंने डीआरडीओ को बुलाया। डीआरडीओ को मैंने कहा कि अपने इंजीनियर्स को लगाओ इस काम के ऊपर,
ऐसा कोई डिजाइन करो कि हम 24 घंटे में उठा सकते हैं, 24 घंटे बंद कर सकते हैं, और ऐसा बन गया। आज वो पॉसिबिलिटी, आज वो 24 घंटे के भीतर, और वो पूरा उठा करके ट्रक से उठा के जाकर रख दिया। नहीं तो इतना सारा और इतना खर्च होता था, इतना खर्च होता था, आप लोग सोच नहीं सकते। ये सोच, ये एक नई सोच जो हमें वहां से जो ताकत मिली, उस ताकत को पूरा करने के लिए वो ताकत हमें, हम लोग इतना सारा कुछ अपने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उसको लाइटिंग करने में इतना खर्च करते थे। आज आप देखिए डायनेमिक फसाड लाइटिंग एकदम बिल्कुल मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप उसको जो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। हमारा हमने यहाँ पे अपने विधान भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके आशीर्वाद से कर दिया। आज आप जाकर के देखिए, यू विल फील प्राउड। आप जाइए कभी विधानसभा को जाकर के देखे आइए, हमारे लोक भवन को जाकर देखे जो हो रखा, और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ही नहीं बल्कि सर पूरे देश भर में वो पहले बार मैंने किया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिविटी एज ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई ज्वाइंड इन जून और अगस्त में उसका उद्घाटन किया। बात तो उसको 3 साल से चल रही है, लेकिन विद इन 3 months वी मेड श्योर वो चीज बन जाए। वो हमेशा के लिए देश के लिए बन जाए, क्योंकि देश बदल रहा है। देश बदलने के लिए देश के प्रशासकों से लेकर के हर नागरिकों को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आज जो हमारा पार्लियामेंट बनी, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका भी हाल में उद्घाटन हुआ, मुझे भी सौभाग्य मिला वहां जाकर के उसको देखने के। मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था उसको प्लान करने के, उसको तैयार करने के लिए। वो 20 साल से बहुत सारे कन्वर्सेशन आपने पब्लिक में सुने होंगे। ये करीब 2 डिकेड से इसके बारे में बात हो रही थी, समय समय पे बात हो रही थी। और आपको जान करके खुशी होगी कि इस चीज के बारे में कितना खर्च होगा, आप गेस कर सकते हो। 1000 करोड़ के भीतर वो पार्लियामेंट बन करके तैयार, और इतनी शानदार पार्लियामेंट उसमें मैं ये बात को कह सकता हूँ, क्योंकि पुरानी वाली पार्लियामेंट में जब लोग क्वेश्चन करते थे उनको आश्चर्य होता था। मुझे आश्चर्य होता कि लोग पार्लियामेंट कभी गए हैं, देखा कभी उन्होंने पार्लियामेंट को? हमारे मंत्रियों का जो बैठने का जगह था उसको देखा कभी? लोग हम तो जाते रहते थे। इतने सारे टूट फूट, इतनी सारी चीज, और एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वो अंतिम दाव पे थी, उसमें हम एक भी अगर पार्लियामेंटेरियन बढ़ाए तो बैठा नहीं सकते। कितने बार आग लग चुकी थी वहां, इतने सारी चीज की सारा रेट्रोफिट बनी नहीं थी पार्लियामेंट। आपको जान करके आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट तो 1 फ्लोर की बनी थी, वो पार्लियामेंट भी नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था पार्लियामेंट। वो तो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस काउंसिल बनी थी। और जब आते थे प्रिंसेस को बैठने की जगह बनी थी। जब हम आजाद हुए और हमने पार्लियामेंट स्वीकार किया, एक मंदिर हमने और जोड़ दी उसके ऊपर, ताकि छोड़े और एक बना दिया था। वो पार्लियामेंट की दृष्टि से कभी बनी ही नहीं थी। और अब जो नई पार्लियामेंट बनी है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक उसकी चीजें, क्योंकि मैं हर गहराई से एक चीज को देखा हूँ, बनते हुए नहीं बल्कि उसको प्लान करते हुए एक चीज को। और हर एक जगह मैं इस बात को कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी सारे उनके निर्देश होते, इतनी सारी बात करते थे, और हर चीज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें बहुत वक्त लगता था, लेकिन उसको किया। आपको जान करके देख करके गर्व होगा कि ये पार्लियामेंट ऐसी बनी है जो कि लोगों की पार्लियामेंट। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब उसका शिलान्यास हुआ था, द पीपुल्स पार्लियामेंट। एक इंडियन एक्सप्रेस में मेरा आर्टिकल छपा था, जो तमाम सारी भाषाओं में बाद में लोगों ने छापा। तो ये पार्लियामेंट में ऐसी चीजें हैं, आप जब जाएंगे खुद आप देखेंगे कि आपको गर्व महसूस होगा। और आप सोच सकते हैं ये कहां से आया? तो हम लोग की तो मेहनत है, बट सोच कहीं और है। उस पार्लियामेंट के अंदर एक आम नागरिक के लिए, हमारे पत्रकार भाई पत्रकार भाइयों के लिए, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, यानी हर एक स्टेक होल्डर के लिए एक चीज सोच करके उसमें ऐसा काम हुआ है कि आप कमाल का, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जा करके देखोगे तब आपको लगेगा ये ऐसा ही हमेशा देश का पार्लियामेंट होना चाहिए। हम वही डिजर्व करते हैं। हम इतने सालों से हमें नहीं मिला था, हम वही डिजर्व करते हैं। और इसलिए ये आगाज है हमारे विकसित भारत के लिए, आगाज है कि जब देश का ऐसी चीजें, जब जिस समय आपको बन जाएगी, जो पूरा का पूरा जब सेंट्रल विस्टा कंप्लीट होगा, आपको लगेगा क्योंकि पूरी प्लानिंग, सारा प्लानिंग तो हो चुका है। जिस दिन बनकर के तैयार होगा, आप सबको लगेगा ये देखो हमारा देश का, क्योंकि हम कहीं दुनिया में जाते हैं, देखते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं। तो क्या हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम भी तारीफ लायक बन जाए? लोग नहीं चाहते कि हम इसको आगे बढ़े, लोग नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें जिससे ऐसे आपको इतने सारे व्यवधान अगर मैं बोलूं तो जब हम पार्लियामेंट, जब ये सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, इतने सारे लोगों ने PIL कर दिया, इंक्लूडिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। मैं
मैं तो उनके ऊपर आश्चर्य करता हूँ कि भाई जब आप थे तो आपने इतना भी ज्ञान नहीं किया। उन्होंने भी उसमें भी प्लेयर के पार्ट थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट बहुत सारे लोग, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जितने सारे प्लेयर थे सबको कंसोलिडेट कराया हमने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने पूरी बात को पूरी लगातार उसको सुना और सुनने के बाद फैंटास्टिक जजमेंट दिया, क्योंकि ये देश की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, देश के लिए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन का ये प्रतीक है। ये पूरा हमारा सेंट्रल विस्टा पूरा एक प्लेस ऑफ पावर, और उन्होंने उसको बात को स्वीकार किया उन्होंने कि इसको इसके हिसाब से चले, तब जाकर के हम लोग उसका शिलान्यास करा पाए। पार्लियामेंट का शिलान्यास जब दिसंबर 2020 में, उसके तब जाकर हम लोग करा पाए, ये तो करा ही नहीं सकते थे। इतनी ज्यादा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब एक दिन शाम को मेरे पास फोन आया कि भाई एक नया PIL लग गया है वहां पे इसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। किस बात के लिए? यहाँ तो लोग मर रहे कोविड के नाते और फिर भी यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। तो मैं तो भाई अर्बन सेक्रेटरी था, मैं पूरे देश में क्या काम चल रहा हर चीज को, और मैं उन तमाम उन लोगों जैसा नहीं था कि जिनको उस कागज पे दस्तखत करते। मुझे तो हर चीज पूरी गहराई से, अगर आप पूछो कि तमिलनाडु में क्या काम चल रहा है, केरल में क्या, हर काम में बता सकता था। सारा का सारा आज डिजिटल के पावर से हर चीज मेरे पास, हर जानकारी हुआ करती थी। जब मेरे पास ये आया खबर कि ये तो इसको PIL लगा दिया कि भाई लोग मर रहे, सारा काम रोक देना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट रोकने का, अब हाई कोर्ट में इसलिए रोक दें क्योंकि कोविड आया था। लेकिन मैंने ऑलरेडी इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी जो कि कोविड का हर प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। वही नहीं, अपने जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई हैं उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी जो आप सोच नहीं सकते। अगर आप जाकर के देखें कभी ये चीज कोई रिकॉर्ड करेगा हिस्ट्री में तो पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें उनके लिए कर रखी जिससे कहीं किसी को कठिनाई एक भी, अगर कभी किसी को हो भी गया तो तत्काल क्लियर हो गया, एक भी डेथ का सवाल ही नहीं उठता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान ही जो मिलिट्री के जो दोनों ऑफिसर्स बने हैं 12 महीने के भीतर बन करके तैयार हुए, दोनों हमारे अफ्रीका एवेन्यू वाला भी और KG मार भी, और कोविड के दौरान बन करके तैयार हुए। तो मुझे तो सारा मालूम था कि क्या क्या हो रहा है। मैंने अपने DG CPWD को कहा कि सबके फोटो जहां जहां काम हो रहा है सबके फोटो खींचो, सबके वीडियो बनाओ, हाईकोर्ट के जज साहब के सामने रखो। इतने सारे काम हो रहे हैं तो उसके बावजूद आपका नजर ख्याल एक काम में क्यों है, सारे काम पे क्यों नहीं रोक रहे? और इसको बताना था कि जज साहब जो थे उन्होंने 3 लाख रुपए का फाइन लगाया। 3 लाख रुपए की फाइन लगाई। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 लाख तो बहुत कम है, 10 लाख रुपए लगाया। उन्होंने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि देश के लिए परिवर्तन का काम है और हमारे लिए सौभाग्य कि हम इस काम को कर रहे हैं। आप क्यों इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं? आने वाली जनरेशन इसको याद रखेंगे, आने वाली जनरेशन इसके ऊपर गर्व करेंगे। तो मैं इसी बात से कहूंगा कि ये मैं ज्यादा कुछ नहीं, तो बहुत टाइम ऑलरेडी मैं आधे घंटे सोचा था बात करने को, 35-40 मिनट हो गए, इसलिए मैं आगे बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए आपको मैं कहूंगा कि क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आप सारे के सारे लोग, अगर आप सोचो आते तो सबको ही इस धरती पे। आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि आपने कहा मेरे गांव की याद रहे। मैं तो गांव में पढ़ा, बचपन में गांव में पैदा हुआ, पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, कक्षा 5 में जाके क्लास में बैठने का मौका मिला। तब तक मैं पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, कक्षा 5 में भी जमीन के ऊपर फर्श पे बैठ के पढ़ता था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनका मैं इतना गर्व महसूस होता है कि पूरे प्रदेश के सारे प्राइमरी स्कूल्स को आप किसी जिले में आप चले जाओ, 75 जिले में चले जाओ, आप जाके देखो कायाकल्प हो गया। हर गांव के प्राइमरी स्कूल में आज जो बच्चे बाहर जाते हैं सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना परिवर्तन हुआ हमारे सारे प्राइमरी स्कूलों में। तो मैं तो वहां से शुरू किया हूं। ये तो भगवान ने कुछ ऐसा कुछ बना रखा था मेरे लिए, ऐसे मौके दे रखे थे कि मुझे वहां तक पहुंचा है। आज यहाँ पे हूँ और कल कहाँ होऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ कि देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ। तो तभी मैंने सीखा था, तभी मैंने यही सीखा था कि देश के लिए काम करता हूँ। और इसलिए मुझे मेरे कमिटमेंट का केवल एक कारण है कि अपने देश के कोई एक छोटी सी जिंदगी में आप क्या कर दोगे,
लेकिन जो कर जाओगे वही आपका अस्थायी, आपका लोग याद रखेंगे, आपका अस्थायी स्वरूप होगा। और ऐसे में जब ऐसा माहौल बना है कि न केवल देश में से बदलाव का माहौल है, आज उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 1.5 साल से मुख्य सचिव हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने वैसे हमारी सेवा करी, आधी सेवा भारत सरकार में, आधी सेवा करी उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश में करीब 18-19 साल इसके पहले काम किया। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो परिवर्तन आज पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो कभी नहीं। आज तक किसी भी रिजीम में वैसे हम लोग काम करने वाले अपने काम कर लेते थे, लेकिन ये माहौल कभी नहीं मिलता। आज उत्तर प्रदेश में आप उसको प्राइमरी स्कूल को ले लीजिए, सेकेंडरी स्कूल को ले लीजिए, रोड को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, इंडस्ट्री को ले लीजिए, जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है ये नागरिकों के लिए इतना बड़ा जो सोच हमारे माननीय मंत्री जी का है, तो उसमें तो हमारा हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, क्या मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है, कुछ लोगों को हम और बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, कुछ और लोगों को हम मेन स्ट्रीम में कर सकते हैं ताकि वो भी योगदान दे सके। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। जब ये कोविड का बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक सचिवों को बुलाया जो ऐसे जो तमाम सारे कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे, उनको बुलाया कि आप लोग बताएं कि इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे भी मौका मिला, मैंने 4 चीजें बताई, जिसमें एक चीज मैंने बताई थी कि हमारी जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो सबसे गरीब है, जो फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जूते चप्पल बेचते हैं, कपड़े अपने साइकिल पर लाद बात करते हैं, कोई किसी की हजामत बनाते हैं, दाढ़ी और बाल बनाते हैं, ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो गए। तो हम इनके लिए कुछ काम करें कि ताकि इनकी कुछ ऐसी जिंदगी बना दें जिससे कि ये लोग फिर से खुशहाल हो सके, क्योंकि ये सब इंटरप्रेन्योर्स है। मैं तो उन्हें टाटा बिरला से कम नहीं समझता, इंटरप्रेन्योर्स है। अगर मुझसे कह दो कि रेहड़ी की दुकान लगा दो तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। आप सब्जी खरीदोगे या फल खरीदोगे तो बहुत सारा फल सड़ जाएगा, सब्जी आपकी सड़ जाएगी, आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बेचना भी है और साथ में बचाना भी है, जैसे कि आपकी जिंदगी, आपका परिवार चले, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ चाहिए, आपकी बीवी इंतजार कर रही है आपको कुछ चाहिए, और साथ में आपको उनको देना भी है। ये सारी मेहनत, इतनी मेहनत, इनको मैंने संज्ञा दी नैनो एंटरप्रेन्योर्स। जब मैंने बात भी कही कि इस प्रकार की बात, तो एक प्रीलिमिनरी डिस्कशन था, बहुत सारे लोग कहा कि उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी, बहुत जैसे होता है कि हर आदमी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आज तक तो कभी हुआ नहीं, ऐसे हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि इस बात का विश्वास था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इसमें वो होगा तो फिर तो पक्का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। और ये तमाम सारे गरीब लोग जिनकी जिंदगी खत्म हो गई है, जिनकी सारी कमाई इस कोविड के दौरान खत्म हो गई, दोबारा ये खड़े नहीं हो सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने जाकर के नजदीक से देखना चालू किया, इसके बारे में सोचना चालू किया, इनको जो कर्ज मिलता था 400%, 500%, 100% ऐसे रेट पे कर्ज मिलता था, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये सवेरे लोन लेते थे, शाम को वापस करते थे। मुझे जो हमने चारों चीजें बताई थी उसमें एक ये भी थी, और मुझे आदेश मिला कि ठीक है, यू गो अहेड एंड स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम, और वो आज पीएम स्वनिधि के नाम से वो प्रोग्राम जाना जाता है। ये नाम भी माननीय प्रधानमंत्री का दिया हुआ, पीएम स्वनिधि के नाम से जाना जाता है। और आपको जान करके खुशी होगी कि आज लगभग 40 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोग पूरे देश में, करीब 40 लाख लोगों को, किसी को फर्स्ट चांस मिला है तो सेकंड पर पहला 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए, इतनी सारी चीजें मिल चुकी है। और वो सारे जहां भी जाके देखो, उनको उनसे पूछो, उनसे बात करो कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन है, तो वो आपको बताएंगे क्या परिवर्तन है, कैसे वो खत्म हो गए थे, आज वो वापस जिंदा आ गए। और ये प्रोग्राम बना पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि गरीब के लिए भी हमारी व्यवस्था काम करती है। वो गरीब के लिए व्यवस्था काम थी, उनको कहीं किसी से ये कहो कि उसे पैसा मांगा, किसी को तंग किया, कुछ नहीं। आपने अप्लाई किया, रेहड़ी पटरी वालों, बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम बनाया, और सारा का सारा सिस्टम, एवरीथिंग इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल। ये हमारा आईआईटी एजुकेशन मुझे मदद करता है। तो ये आईआईटी के एजुकेशन से हर चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे मैं बांट सकूं।
आज इतने सारे लोग हैं, वही नहीं, एक रिव्यू में पीएम साहब ने कहा कि क्यों नहीं इनको स्वनिधि से समृद्धि की तरफ आगे बढ़ाओ, सारे के सारे प्रोग्राम में जोड़ो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 14 लाख जो आपके टोटल जो हमारे जो पूरे देश भर में जो हुए हैं 40 लाख, उसमें 14 लाख खाली उत्तर प्रदेश से, और उन 14 लाख में से करीब 21 लाख उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट स्वनिधि से समृद्धि और ऑटोमेटिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। वो सारा एक बार सर्वे कराया, सारा सिस्टम अपने आप जानते हो क्योंकि आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, आपको जानकारी होगी, सारा सिस्टम प्रिवेंट, ये उसके हिसाब से काम होता है। मैंने आज हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जो आप उनको देखो कितना सारा उनके लिए परिवर्तन हो गया। अभी मैं जगह जगह जाता हूं और सबसे आश्चर्य की बात ये मुझे आदेश मिला कि इनको डिजिटल इकोनॉमी के साथ जोड़ दो। आप गेस कर सकते हो कि पिछले महीने में हमारे यहाँ कितना डिजिटल ट्रांजेक्शन किया हमारे ये जो रेडी पटरी वालों ने। पिछले महीने में हमारा 35 करोड़ ट्रांजैक्शन हमारे रेडी पटरी के लोगों ने कराया। आप सोच करके आपको सेहन हो जाएगा, 35 करोड़ ट्रांजैक्शन हमारे रेडी पटरी के लोगों ने कराया, जो आम बेचते हैं और अमरूद बेचते हैं और फल बेचते हैं, या आप क्या दूध लेकर के आते हैं या कहीं आकर के हजामत करते हैं, इनके 35 करोड़ और इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। जब आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जो कि हमारा नैनो एंटरप्रेन्योर्स आज वो हर काम वो डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। आज उसको विश्वास है कि हम जो पहले 10,000 करेंगे तो 20,000 होगा, 20,000 करेंगे तो 50,000 होगा, हमारी बड़ी दुकान होगी। अभी मैं रामपुर में गया था, 2 दिन पहले मैं रामपुर गया था, करीब 82 लोगों का रेडी पटरी वालों को एक साथ मैंने देखा, हर एक से बात किया, हर एक के मन में इतनी खुशी की जो कि आप कह नहीं सकते। और मेरी अपनी जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी पसंदीदा की बात है, उनकी खुशी को देख करके लगता है कि कितनी खुशियां हमारे देश में जा रही है। ये बदलता हुआ भारत है जिनको कोई नहीं पूछता था, आज वो देश के बड़े एक महत्वपूर्ण आर्थिक अंग बने गए। तो ऐसे इसलिए आज जो देश में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के लिए मैं आप सबसे कहूंगा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप जहां हैं वहीं सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या बात कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, कैसे मैं इस परिवर्तन का अंग बन सकता हूं। ये देश में भी माहौल है और हमारे प्रदेश में भी वही माहौल है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की व्यवस्था, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। मैंने इतने नजदीक से अपने प्रदेश को देखा, ऐसा माहौल कभी नहीं आया था जो आज प्रदेश में है। इस माहौल को आप क्या उसके पार्ट बन सकते हो, क्या आप उसके दर्शक बन सकते हो। अवन वुड यू लाइक टू स्टैंड आउटसाइड द बस एंड वॉच द बस गोइंग? वुड यू लाइक टू सिट एज ए पैसेंजर ऑफ द बस एंड बी पार्ट ऑफ रनिंग बस, or you would like to sit on the driving seat and will be driving the bus? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, be the driver in your own way। आप कहाँ पे ड्राइवर बनोगे, कैसे ड्राइवर बनोगे, you can decide it, because आप सारे प्रिविलेज लोग हैं। आप उनका सोचिए जिनको कुछ नहीं मिला है, आप भी उनके बीच में से एक हो सकते थे। ये भगवान का शुक्र है कि भगवान की वो जो एक छन्नी है, उस छन्नी में छनते हुए आप आज वहां पहुंचे हो और वो दूसरा आदमी पीछे छूट गया। ऐसा कभी अपने मन के बारे में मत सोचिएगा कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए इसलिए आज हम इतने बड़े बन गए। आपसे बड़े 30 मार खा बाहर घूम रहे हैं, अगर उनके तरफ एक बार नजर करके देखेंगे आपको अपनी हैसियत अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान के प्रति शुक्रगुजार होइए। देश बदल रहा, देश के बदलते हुए परिवेश में आप इसके एक अंग बनिए, एक परिवर्तक बनिए, वो आपके लिए मेरी गुजारिश है। मैंने बातों के साथ एक बार दोबारा आप यहाँ मुझे बुलाया, आपने मौका दिया मुझे सुनने के लिए, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबके बारे में नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं अपने लिए कि बहुत सालों के बाद हमने इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच सुनी है। एक बार जोरदार तालियों से सर, मैं कुछ कविताएं कभी लिखता हूं, मेरा दिल होता है कि मैं 2 शेर आपको नज्म करूं कि अपने तन में आग लगाता है सूरज, अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। और सर ये शेर देखें कि शौहरत दर की चौखट
कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। तो अब हम जो कि मैंने कहा हुआ है, समय हो चुका है काफी, लेकिन आप लोग के मन में प्रश्न होंगे, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना हाथ उठाएं और मैं जी ज्योति जी आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, सबको मैं अभिवादन करती हूँ। सर बहुत अच्छी आपने बातें सरकार की बताई और बहुत खुशी हुई कि आप जैसे अधिकारी हैं और हम लोग को बड़ा आत्मविश्वास होता है कि इस तरह से काम आगे बढ़ रहा है हमारे देश का। कुछ हम लोग को लगता है कि जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें भी, पर जैसे अभी आपने बाद में जो बात की रेवड़ी वाले और सड़कों में जो काम रेडी वाले जो सड़कों में करते हैं सर, बहुत अच्छा। हम लोग स्मार्ट सिटी की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग जो बहुत सारा काम कर रहे हैं उनके लिए, पर उसके अलावा उनके लिए कुछ ऐसी दुकानें बना दें क्योंकि वो बाजारों में जिस तरह से बीच रास्ते में खड़े करके के अपनी दुकानें चलाते हैं, वो बहुत गंदगी भी फैलती है, तो हमारा हाइजीन वाला भी जो वो मसला है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। और उसके अलावा पूरे विश्व में हम लोग नॉनवेज देखते हैं कि बाजार में लोग खाते हैं और मिलता है, पर सिर्फ इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि सड़कों में कटा हुआ मिल रहा है, वो बहुत खराब लगता है साइड पे। मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी आपको एक पक्की दुकानें जहाँ पे जाली की दुकानें और कुछ इस तरह की बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक है, सेहत के लिए बहुत खराब है। एक तो ये मुझे बात था। दूसरा, अगर कृपा करें सब लोग की एक मुद्दा उठाएं कि जो पान पराग और ये सब जो मसाले वाली बातें हैं, ये अगर हमारे युवाओं के बीच से हटा दें। सरकार को स्ट्रिक्टली होकर हटाती क्यों नहीं है? क्यों हर छोटी छोटी दुकान पे छोटा 4 साल का बच्चा भी पान मसाला खा रहा है और उसमें जो भी ड्रग्स हैं या जो भी है इतना ज्यादा है कि उससे हमारे अस्पतालों में आप देखिए कि मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अस्पतालों में इस कदर भीड़ है कि वो बहुत खराब है नजर में। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जी दुलारी जी आप पूछना चाहते हैं सवाल? आप मऊ के स्कूल में पढ़े थे और आज चीफ सेक्रेटरी हो गए, आप वहाँ गए भी थे वहाँ पे और काफ़ी आपका स्वागत हुआ था, आप अपने पुराने टीचर से भी मिले। तो क्या आज इस परिप्रेक्ष्य में सोच सकते हैं कि मऊ में जैसे हम हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को पढ़ाना चाहें तो वहाँ पढ़ा सकते हैं? सही में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नए स्कूल हो गए, सब कॉन्वेंट में है और टीचर्स को पे अगर बच्चों को पढ़ाने में लोग वो हो रहे हैं, उसमें कुछ हो रहा है एजुकेशन में, कुछ यूपी गवर्नमेंट में आपको लग रहा है कि कुछ क्वालिटी एक्सलेशन हुआ है? यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं सर रविंद्र सिन्हा, मैं सर के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैं एक चीज अभी आपने कहा था कि वर्मा जी ने कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। मैं ग्राउंड वाटर में आप हमारे प्रमुख सचिव हुए सॉरी, और एक हमारे यहाँ शासनादेशों कंपाइलेशन था जिसमें आलोक रंजन साहब के चीफ सेक्रेटरी अतुल गुप्ता साहब के उसमें शासनादेश रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, वो आपको मैंने किताब दी और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ आपकी जो एक चीजों को पढ़ने की और उस पर काम करने की। अगले दिन मुझे 7 बजे मेरे घर पे फोन आया साहब का कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी किताब पढ़ ली है, और मुझे 9:30 बजे अपने घर बुलाया, मुझे 10 बजे जाना है, और उसमें पूरी किताब पढ़ ली, शासनादेशों में सब करेक्शन बता दिए, और आप यकीन न मानिए कि 5-6 शासनादेश विद इन वीक सब चेंज हो गए। जो आज ग्राउंड वाटर के क्षेत्र में जो भी आमूलचूल परिवर्तन दिखा रहा है वो सर के उस 1 घंटे रात में जो उन्होंने डिसीजन लिए वो सब आज हमें नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ से एक सवाल और। श्रीमान जी, आप प्रारंभ से ही कुशाग्र देखी रहे हैं और आपके आईआईटी में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया वो आज तक कोई तुलना छू भी नहीं पाया, और आपने करियर में भी हमेशा आपने उच्चतम शिखर को छुआ। तो मैं इसके पीछे राज जानना चाहता हूँ कि क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए एक अंतिम प्रश्न जयंत जी आप भी पूछ लें, फिर एक साथ सर से उत्तर ले लेंगे। Thank you, Mr. Mishra, for such an inspiring address. Swachh Bharat, it was great of the Prime Minister to bring something like this as a national agenda. A lot of good work has happened by way of rural toilets, their construction, and so on and so forth, and even urban garbage collection from homes and offices. A lot of good work has happened. But of late, last couple of years, I get a feeling it has run out of steam. So what is the reason it needs to be rejuvenated, the entire focus on Swachh Bharat? Second thing is on Central Vista, what you rightly mentioned,
I think I've seen, the Kartavya Path, the Rajpath, it has really become very beautiful. पार्लियामेंट भी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ सामान था तो मैं पार्लियामेंट अक्सर चाहता था सेशंस में मंत्री के लिए अवेलेबल रहने के लिए। बहुत ही बुरी हालत में था, जो सीट्स हैं वो इतनी अनकंफर्टेबल थी, वायर्स इतनी बुरी तरह से हैंग कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक इंप्रेशन ये दिया कि वो कुछ सेंट्रल विस्टा बनने से हेरिटेज डिस्ट्रॉय होगा और गवर्नमेंट एक अपना फुटप्रिंट चाहती है ऑन साइंस ऑफ टाइम। बट द फैक्ट इज उसको पैकेज इस तरह करना चाहिए था कि इतना सब ऑप्टिमल डिसफंक्शनल चीज है उसको किस तरह आई थिंक प्रश्न क्लियर हो गया हमारा। तो सर अब आप। मैं आगे से शुरू करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हेरिटेज इंपैक्ट हो। ये सारे के सारे इतनी फॉल्स नैरेटिव, इतनी फॉल्स नैरेटिव। आप जानते हो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम, पहले हम इसको मैं ऐसे देखता हूँ क्योंकि मैं बड़ा सनातनी हूँ, इसलिए ऐसे देखता हूँ कि जब पहले हमारे संत ऋषि जो है बड़े यज्ञ किया करते थे तो बहुत सारे भूत प्रेत जो है और बहुत सारे जो है राक्षस जो है उसमें कोई हड्डी फेंक रहा है, कोई खून फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो कुछ फेंक रहा है। तो जब भी कोई अच्छे कार्य करते हो, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ और मैं ऐसे ही कहता था कि जब अच्छे कार्य करते हो तो ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत भूतात्माएं जो है वो उसके ऊपर ये सब चीजें फेंकती रहती हैं। तो ये धरोहर को खत्म कर, इन सब धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो पुराना पार्लियामेंट है, वो ऐसी चीज बन करके आगे भी मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि हम सारे के सारी चीजें, कुछ एक हमारी कमिटमेंट होती है, तो इसलिए चीजें पब्लिक नहीं बता सकते। वो सारी ऐसी बन करके आएगी जिसके ऊपर आप गर्व करो। पर जो एक नई पार्लियामेंट बना सकता है, आप सोचते हो कि पुरानी पार्लियामेंट को नुकसान कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार की जो है पूरे हेरिटेज के बारे में 100% और हर चीज पे आप गर्व करोगे, ये सोच जो है, ये सोच वहां से आ रही है। जिस सोच को आप बात करो तो बाकी सारा का सारा वही भूत प्रेत वाला, फेंकने वाला जो चीज है वो सब सारी चीजें, और जिसको मैंने हैंडल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको मैंने हैंडल किया हाई कोर्ट के सामने, और मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। जिस समय मैंने नाम नहीं बताना चाहता, इतने बड़े बड़े लोग के उसमें थे, उन सबके लिए मेरा चैलेंज था कि सिंगल हैंडेडली उनको जो उनकी हम सारी चीजों को सही तथ्य अगर कोर्ट के सामने आ जाए तो कोर्ट तो सही बात जजमेंट देगी। इस बात का मुझे विश्वास भी था। अब मैं आता हूं सर आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कहा कि क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर मैं मऊ में रहूंगा तो अपने बच्चे को आज जरूर स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं बता दूं, जिस स्कूल मैंने कहा कि जब मैं पढ़ता था अपने गांव के पहाड़ीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में, केवल एक कमरे का मकान जिसमें एक बरामदा हुआ करता था, तो जो कभी पानी बरसे कोई दिक्कत हो तो बरामदे में हम छुप जाते थे। नहीं तो हम इमली के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हमारे सारे क्लासेस वही होते थे। और हमारे टीचर लोगों के लिए हमारे घर से खाट आता था, उसमें बैठ करके टीचर लोग, ब्लैक बोर्ड होता था, श्यामपट जिसको कहते थे, श्यामपट में पढ़ाई करते थे। ऐसे मैं पढ़ाई करता था। लेकिन आज अगर आप मेरे गांव में आ गए, हमारे गांव में नहीं, किसी भी गांव में जाए, आपको गर्व होगा देख करके जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन जो ये क्या कायाकल्प किया, आज हर एक प्राइमरी स्कूल इतना खूबसूरत है कि आज जो बच्चे बाहर जाते थे वो सारे के सारे बच्चे आज स्कूलों में आ रहे हैं। और आपको मैं कौन चीज बताऊंगा जिससे और गर्व महसूस होगा आपको, आज प्रातः 11 बजे, आप शायद न्यूज में पढ़ेंगे, आज 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के 1,91,00,000, प्लीज सी द नंबर, 1,91,00,000 बच्चों के खातों में 2300 करोड़ रुपए विद स्विच ऑफ द बटन डीबीटी से ट्रांसफर कर दिया। आज बातों को मैं तो मुख्य सचिव के रूप में हर समय उनके साथ रहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने 2300 करोड़ रुपए 1,91,00,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के खातों में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि जिससे ये सारे बच्चे अपने कपड़े, जूते, मोजे, अपने बैग और अपने सारी की सारी चीजें ले सकें। मैं आपको एक अनुभव देना चाहूंगा, इसके पीछे एक अनुभव देना चाहूंगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं सिडनी में MBA कर रहा था, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे वहां के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। वहां का जो सीजन हमसे उल्टा होता आपको पता ही है। हमारे बच्चे के तो दूसरे क्लास में, उनका जब क्लास ट्रांसफर हुआ तो मेरी पत्नी के नाम से $100 के 2 चेक आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया।
किसी से कहा भी नहीं है। $100 आ गया तो मैं स्कूल से पूछा कि क्यों आ गए $100 इसलिए आगे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूँ, उनके बैग खरीद लूँ, उनके सारे सामान खरीदूं। मैं उसी चीज को याद कर रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था 1999 में, आज हमारे यहाँ वो चेक नहीं, डीबीटी से हर एक के खाते में। और एक और बात बताना चाहूंगा, 1,91,00,000 वो लोग हैं जिनका सारा का सारा ऑथेंटिकेटेड डीडुप्लीकेशन हो रखा है। तो बहुत सारे फर्जी बच्चे होते थे। पिछले 6 सालों में बच्चों की संख्या में इतना इजाफा हुआ हमारे प्राइवेट स्कूलों में, जो आप सोच नहीं सकते। अब आप इंटर कॉलेज के बारे में आ गई, जो हमारा ऑपरेशन कायाकल्प था प्राइमरी स्कूलों में, करीब 90% हो चुका है। अभी भी थोड़े मोड़े बचे हुए, मैंने कहीं पे कुछ फर्श को ठीक करना रह गया, कहीं कुछ ठीक करना, थोड़े मोटे काम बचे रह गए। वो काम सारे आज ही मैंने सारे कलेक्टर्स यहाँ आने पड़े, सारे कलेक्टर्स कमिश्नर की मीटिंग ली और सबको मैंने टारगेट दिया कि भाई ये इतने दिन के भीतर हमारा बाकी जो 8-10% बचा रहेगा वो सारा कंप्लीट हो जाए। एक ऑपरेशन अलंकार, जो हमारे सारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस जितने हैं, उन सारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी मातृभूमि योजना चालू की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके तहत दुनिया में कहीं बैठे हुए आप सब कहीं न कहीं तो आपका बैकग्राउंड हो, तो आप जिस बैकग्राउंड में अगर आप चाहो अपने स्कूल को अगर मदद करना चाहो तो मातृभूमि योजना में मदद करेंगे, राज्य सरकार उसमें मदद करेगी और उस स्कूल को पूरा तब्दील कर दिया। इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने कहा ये परिवर्तनों का काल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा पूरा देश भारत हो, इस परिवर्तन के काल में। और मुझे अगर मैं वहां हूँ, मैं जाता हूँ अपने गांव में, हर साल 1 हफ्ते जरूर जाता हूँ, 1 सप्ताह अपने गांव में जाके दोबारा उस मिट्टी से जिसने हमारा ये शरीर बनाया, उस मिट्टी का अनाज दोबारा मेरे शरीर में जाए, तो मैं जरूर जाता हूँ। कहीं भी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब नहीं गया, जब मैं हॉलैंड में था तब नहीं गया, कभी मैंने ऐसे में कहीं बाहर लंबे पीरियड में चला गया तब मैं नहीं गया। अदरवाइज मैं हर साल अपने गाँव जाता हूँ और अपने गाँव में अपने खेत का अन्न को जरूर खाता हूँ, ताकि वहीं से मैं बना और दोबारा मैं वैसे बनता हूँ। अब मैं मैडम आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ। आपके प्रश्न के बारे में कहूंगा कि अभी आपसे कहा कि अमृत काल है, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। आप किसी जिम्मेदारी को, आपने कहा किसी डॉक्टर साहब की आप पत्नी है और आप बहुत सारे, अगर आपके मन में एक कष्ट है, ये कष्ट कैसे दूर हो सकता है? क्यों नहीं आप इसको एक नया मुहिम छोड़ दीजिए, उनको रजिस्ट्रेट करने की। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे सरकार की तरफ से। आपने एक नारा दिया सरकार ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये नारा नहीं, ये इस देश की हकीकत है। अगर कोई इसको नारे के रूप में लेता है वो बिल्कुल गलत लेता है। मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी डेफिनेशन बदल दिया। जब मैं पहले बार मैंने देखा कि जो जिस प्रकार के इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिस प्रकार का लोगों को पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जिस प्रकार से हमारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट, पीपुल्स एंगेजमेंट, आप स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम बनाकर, मैं अगर आपको, तो मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, या अमृत का प्रोग्राम बना, वक्त नहीं मेरे पास बताने के लिए कितना पीपुल्स एंगेजमेंट पूरे देश में किया, शायद आपको आभार नहीं करने का। बहुत सारी बातें पब्लिक में जानकारी नहीं होती। तो ये जो पब्लिक एंगेजमेंट है, तो क्या आप इस काम को ले लेंगे? अगर आप इस काम को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी आपका साथ देगी, आपका जो जिला प्रशासन भी मदद करेगा, हमारा कमिश्नर भी मेंटेन करेगा, और आपको ये महसूस होगा कि चलिए मेरे इस प्रयास की वजह से हमने कुछ रेडी बैटरी वालों को और एक बेहतर जिंदगी दी। अंतिम मैं बात करूंगा आपके बारे में कि मैं क्यों करता हूँ। मैं देशभक्त हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने देश का सोच करके करता हूँ। कैसे मैं अपने देश को कितना दे सकता हूँ, क्योंकि देश ने मुझे दिया है। क्योंकि मैं तो गांव में पैदा हुआ था, अधिक से अधिक मास्टर बन सकता था वहां पे, और क्या करता, लेखपाल बन जाता। लेकिन देश ने इतना कुछ मुझे पढ़ाया है, बढ़ाया है, सब कुछ किया है, और देश ने मुझे आज यहाँ पहुंचाया है कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए वो मेरी ताकत वही है कि देश की भक्ति, जो कि वो राष्ट्रपतन की भावना है, जिसके नाते मैं काम करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा शरद प्रधान जी से कि जो पर्यावरण के सिंबल्स हैं हमारे पास, वो हमारे गणमान्य अतिथि को भेंट स्वरूप श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को, श्री अतुल गुप्ता जी को, श्री एस.सी. वर्मा जी को और श्री आलोक रंजन जी को। और शरद भाई, मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आज इतनी अच्छी शाम हमारे होस्ट चंद्रशेखर वर्मा जी ने
आपके सबके साथ बनाई, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समा बांधा अपने माध्यम से। तो मैं अनुरोध करूं श्रद्धा से कि आपको भी आज ये जो प्लांट है हम सब की तरफ से आपको भेंट करें। लेकिन वोट ऑफ थैंक्स एक औपचारिकता है और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि इसका सौभाग्य मुझे मिला है। तो लेकिन वक्त मैं बहुत कम लूंगा। सबसे पहले मैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने फाइनली पहली चीज तो एक्सेप्ट किया कि क्लब में वो शामिल होंगे एज चेयरमैन, और आज के इस मौके को जो है ये हम लोगों को गौरवान्वित करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इतना जो विस्तार से उस सब्जेक्ट पे बताया, ये ठीक कह रहे थे, तो कई रोज बोल सकते हैं इन सारे इश्यूज पे, और क्योंकि इनके इतनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है कि और क्या क्या किया, और लोगों को मुझे लगता है कि सेंट्रल विस्टा इन पर्टिकुलर के बारे में जिस तरीके का एक क्यूरियोसिटी थी वो भी लोगों की काफी हद तक दूर हुई होगी। इसके लिए आपका बहुत, और हम उम्मीद करेंगे कि और कोशिश करेंगे कि जो आपने जो कहा है क्लब को का ये नाम बदलने का, मुझे लगता है वो शायद 30 साल क्लब के हो जाने के बाद एक थोड़ा डिफिकल्ट हो, पर्टिकुलरली क्योंकि रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है हमारा एक दूसरा नजरिया है, और आई एम श्योर लोग भी करेंगे कि हम क्लब को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लब शब्द जो अंग्रेजों ने क्रिएट किया था उसको हम इस क्लब के जरिए से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फोरम भी ऐसा हो सकता है जहां कुछ और एक्टिविटीज हो, टिपिकल जो एक माइंडसेट है क्लब का वो भी बदले, उसका प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जस्टिस एस.सी. वर्मा साहब का, जो हमेशा से हम लोगों को बहुत इंस्पायर करते रहे हैं, ब्लेस करते रहे हैं, एंड डिस्पाइट ऑल हिज बीच में इनकी तबीयत भी खराब थी, उसके बावजूद ठीक होकर के विश हिम लॉन्ग लाइफ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल गुप्ता साहब और आलोक रंजन जी का तो आई डोंट हैव वर्ड्स कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा यहाँ पे हम लोगों को मदद करी है, हेल्प करी है, गाइड किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसी तरीके से हमेशा इस क्लब को गाइड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेंबर्स ऑफ द क्लब, सेक्रेटरी जनरल हमारे गोपाल सिन्हा जी एंड सारे मेंबर्स, अल्टीमेटली द क्लब इज विद पीपल, और आप लोगों की वजह से आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। एंड 30 इयर्स क्लब को ऑलमोस्ट हो गए, एग्जैक्टली 30 इयर्स हो गए, और उम्मीद करते हैं किसी तरह, और जून 93 तो एंड इसी तरीके से जो है आगे जो आप लोगों ने सजेस्ट किया कि किस तरीके का, अतुल गुप्ता जी ने भी कहा, तो हम लोग को यही एफर्ट करना चाहिए कि आगे भी इस क्लब की जो फर्दर ग्रोथ हो, इस तरीके से लोग सिलेक्ट किया जाए जो वाकई में इस मिशन को आगे ले जा सके। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आई इनवाइट यू ऑल फॉर डिनर। बहुत बहुत सबने ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो ये थी कि बस कि हमारे जो आउटगोइंग चेयरमैन थे आर.के. तिवारी जी, उनका फोन आया था परसों, वो दिल्ली गए हुए हैं और अभी उनको 10 दिन तक वहीं पर हैं, तो उन्होंने माफी मांगी है और अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और आपको मिश्रा जी के लिए कहा है कि मेरी ओर से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दीजिएगा, और क्लब की जो भी एक्टिविटीज उनके सामने रही उससे बहुत ही वो संतुष्ट थे, बल्कि बहुत खुश थे, और उन्हें आप सब के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी है। ये मैं आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा था।